सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। ये लेक्चर रहने वाला हम लोग का रेलवे की जो वन शॉट सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग का वन शॉट स्टार्ट होना था, लेकिन ये स्टार्ट होना था आपका किसी जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है आपका साइंस सब्जेक्ट से, बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि सर साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, बिकॉज साइंस का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है, तो साइंस से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर इसीलिए हम लोग साइंस से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ जी, साइंस ठीक है, हिंदी में पढ़ाई। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है अभी तो आ रही होगी आई थिंक। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें आ तो रही यार। हिंदी में पढ़ाइएगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ाएंगे जितना हो सकता है, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। और किस तरह से होने वाला लेक्चर वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। गुलाबी दिल, धन्यवाद गुलाबी दिल के लिए। तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं थ्रू दी 99 क्वेश्चन, ठीक है। 99 क्वेश्चन से हम पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। उद्देश्य ये है कि सारे टॉपिक्स जो कि आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो कि मोस्टली होते हैं, वो टच कर लिए जाएं। ये जो 99 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके रेलवे के PYQs प्लस एनसीईआरटी बेस्ड प्लस जो कुछ मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे MCQs यहाँ पे मैंने लिए हैं। और इन्हीं MCQs के थ्रू ही हम पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं फॉर आवर रेलवे एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं। और अगला वन शॉट किसका होना चाहिए, वो जब आप ये लेक्चर डल जाएगा एज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला जो वन शॉट लेक्चर है वो किसका होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सारे तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर चैप्टर से होंगे, और सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे एट द एंड ऑफ दीज 99 क्वेश्चंस, ठीक है। जहाँ पे PYQs में मुझे लगा कि ज़्यादा वेटेज है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, जहाँ पे कम लगा है तो वहाँ थोड़ा कम फोकस करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। पहला सवाल ये रहा, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। इसमें मोस्टली आपको PYQs देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके रेलवे के हैं, कुछ आपके NCERT बेस्ड हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। लव फ्रॉम इज़राइल, ओके बेटा, थैंक लविंग बैक यू फ्रॉम पैलेस्टीन। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। पानी की कठोरता का उपयोग किसको यूज़ करके दूर किया जा सकता है। अब जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जब वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट्स की जो हम बोल सकते हैं कि जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाए, और इस मात्रा को हम मेजर कैसे करते हैं, इसको ppm, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विद हैवी वाटर। हैवी वाटर अलग है, ठीक है। हैवी वाटर जिसको भारी जल बोलते हैं वो अलग है। वो क्या होता है हैवी वाटर, वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, POP का यूज़ करें तो नहीं रिमूव कर सकते हैं, इसका तो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है। विनेगर की अगर बात करें तो भाई विनेगर को तो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। कौन सा एसिड होता है ज़रा बताएंगे इसमें। कॉमन सॉल्ट को भी यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, NaCl। वॉशिंग सोडा यहाँ पे सही आंसर होगा। वॉशिंग सोडा होता क्या चीज़ है, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, नहीं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल, 10 पानी के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो अटैच्ड रहते हैं, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस कुछ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर और वुड जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी इसको हम यूज़ करते हैं। किसको, वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा की तरह बेकिंग सोडा होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। POP की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब हम जिप्सम को, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम।
जब इस जिप्सम को हम हीट कर देते हैं कितने टेम्परेचर पे, तो इसको हम हीट कर देते हैं 373 केल्विन लिख लीजिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। तो इसमें जो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल है वो भाग जाता है और बचता कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। विनेगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कितना एसिटिक एसिड होता है, कितना, इसी को ही हम एथनोइक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये कितनी मात्रा में होता है, तो 5 to 8% होता है मात्र। विनेगर में एसिटिक एसिड की मात्रा सिर्फ 5 to 8% होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वॉज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्व आखिरी तत्व था। आखिरी के साथ साथ आप पहला भी बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में, प्लस न्यूलैंड ने जो अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, जो अष्टक का सिद्धांत है, वो किस साल दिया था। व्हेन डिड। सर जी नोट्स दोगे इसके? बिल्कुल कोशिश है, बिल्कुल नोट्स इसके आपको मिलेंगे। जो लोग भी, जो रेलवे का बैच है वो, ठीक है, वो जो PDF वाला जो बैच है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन में है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन, और www.parmaracademy.in वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे वो जो लोग हैं उसमें, तो उनको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एप्लीकेशन वैसे तो ये पूरी PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हैंड रिटन नोट्स एकदम वेल बने हुए चाहिए एकदम डिजिटली, तो वो एक अलग से हम लोग को जो PYQ सीरीज़ का जो बैच चल रहा है 49 रुपीज़ का, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्स की बात करूँ, बाकी ये तो आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टोटल एलिमेंट और किस ईयर दिया गया था। देखिए पीरियोडिक टेबल या फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है डॉबरनायर जी के द्वारा, जिनका नाम था वॉल्फगैंग डॉबरनायर पूरा। अच्छा, वॉल्फगैंग नाम से एक और साइंटिस्ट थे, उनका लेना देना थोड़ा बहुत रुबीडियम से उनका लेना देना है। अगर आप गेस कर सकें, थोड़ा सा मैं और आपको हिंट देता हूँ। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, डॉबरनायर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1829, ठीक है, कहीं कहीं 1817 आपको देखने को मिलेगा, तो 1817 में दिया था, बट थ्योरी पब्लिश हुई थी 1829 में, जहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, डॉबरनायर ने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड मतलब इसको बोलते हैं त्रियक का सिद्धांत। ये किसने दिया था, डॉबरनायर ने। देन इन द ईयर 1865, 1865 में, ठीक है, एक सेकेंड, 1865 में, 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी अष्टक का सिद्धांत दिया था, जो कि वॉज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स का मतलब क्या होता है, तो म्यूजिकल नोट्स का मतलब होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से आप सुनते हैं। तो सा रे गा मा पा धा, ऐसे करके हम पूरा पढ़ते हैं अभी, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। और ईयरफोन लगा के सुनिएगा क्लास को, नहीं तो पता चला घर वाले सोच रहे हैं बच्चा म्यूज़िक की क्लास ले रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला और 8वां जो एलिमेंट है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, ऐसा बोला था किसने, न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। पहला एलिमेंट था इसमें लिथियम, टोटल एलिमेंट थे इसमें 56, आखिरी एलिमेंट था थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये किस तरह की सैंड में मिलता है, कोई बताएगा। ब्रोमीन जो है ये हमारा एक नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके टेस्टिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, बेचारे को फिक्स पोजीशन नहीं मिली थी मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में। वहीं अगर हम बात करें जैसे लॉ ऑफ ट्रायड की, तो कितने ट्रायड बनाए थे, अगर हम बात करें डॉबरनायर जी ने, तो डॉबरनायर जी ने कुछ इस तरह के ट्रायड बनाए थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये इन्होंने कुछ बनाए थे कि इन्होंने बोला था पहला और तीसरा का जो एटॉमिक मास है वो जो उसका एवरेज होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो रफली इसका 6 होता है,
इसका होता है रफली 40, वैसे तो होता है 39 होता है 39, ठीक है, वैसे 39 होता है, और इसका लिथियम का 6.9 होता है कुछ, ठीक है, चलो मैं एक्जैक्टली लिख देता हूँ, ये 6.9 होता है और पोटेशियम का रफली 39.1 होता है। तो जब आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 23 के करीब आएगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो उन्होंने 3 ऐसे ट्रायड बना के दिए थे, तो ज़्यादा तो चल नहीं पाया था। देन इन्होंने दिए थे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में। देन हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिटेल में इस चीज़ को भी नहीं करेंगे, आगे करेंगे भी, कि मेंडलीव जी ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, जिनको कि हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हैं, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो 1869 में दी थी, 1869 में दी थी। इसी साल ही ध्यान रखना, लोथर मेयर ने भी अपना कॉन्सेप्ट रखा था पीरियोडिक टेबल को लेके, जिसमें कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। सर पीरियोडिक टेबल हटा दिया है एनसीईआरटी से, तो भाई पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन, आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। लेट मी टेल यू कि जो आपका ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, भले हटा दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, और अभी जब से हटाया गया तब से कोई ऐसा रेलवे का भी पेपर हुआ नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन आएंगे नहीं, अभी तक उसी से सबसे ज़्यादा आते रहे। तो अगर आपने छोड़ा और आ गए उसी से सबसे ज़्यादा, तो फिर नुकसान भी आप ही का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है एटॉमिक वेट और वॉल्यूम का किसने प्लॉट किया था? लोथर मेयर ने, इन द सेम ईयर 1869। और 1913 में 1913 में हेनरी मॉजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है, हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है। अगला सवाल है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? जिंक आयरन की, टिन और जिंक की, आयरन और मरकरी की, कॉपर या फिर टिन की? ब्रॉन्ज। तो एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु क्या होता है? तो एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सजातीय मिश्रण होता है मिश्र धातु। होमोजेनस मिक्सचर को हम जानते हैं सॉल्यूशन के नाम से। तो क्या सर एलॉय सॉल्यूशन होगा, विलेन होगा? बिल्कुल होगा, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें 88% कॉपर होता है, और टिन जिसका सिंबल क्या होता है? SN, तो ये टिन जो होता है ये रफली 12% होता है, 12% होता है। ऐसे ही जरा कमेंट में बताइएगा ब्रास का क्या होता है और कितना परसेंटेज में होता है। तो ब्रास की अगर बात करेंगे तो कॉपर और जिंक का बना होता है, ये आपका 66% होता है रफली कॉपर, और जिंक यानी जस्ता होता है 34%। बाकी कुछ और अगर हम यहाँ पे बात करें अलॉयस की, तो ये तो हमने देख लिया। जर्मन सिल्वर, ध्यान रखिएगा इसमें सिल्वर नहीं होता है, कॉपर, जिंक और निकल होता है, सिल्वर नहीं होता है। रोल्ड गोल्ड जो कि एक फेक गोल्ड होता है, फेक गोल्ड मतलब गोल्ड की तरह दिखता है बट एक्चुअल में वो गोल्ड नहीं होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है ये भी एक अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। गन मेटल की अगर बात करें, कॉपर, टिन, जिंक और लेड होता है इसमें। देन आ जाइए ड्यूराल्यूमिन में, एल्यूमिनियम, ड्यूराल्यूमिन, ठीक है, Al से एल्यूमिनियम कर लीजिए, ठीक है, और मिन से आप मैंगनीज कर सकते हो। और अगर बात करें बाकी दो हमारे जो मेटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉपर और मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीलियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो आसान है। सोल्डर फिर सोल्डर की अगर बात करेंगे तो लेड और टिन। और बेल मेटल थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉपर और टिन। और स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय होता है? आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। कार्बन को ऐड करते हैं स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये बीच वाले तो उतने नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, दैट इज कि उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं जिसमें कि अगर हम मरकरी को ऐड कर देते हैं, मरकरी यानी पारा, विच इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। जैसे ब्रोमीन था ओनली लिक्विड नॉन मेटल था, रूम टेम्परेचर एकमात्र अधातु थी रूम टेम्परेचर पे, वैसे मरकरी रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है। तो इसके एलॉय को हम क्या बोलते हैं? इसके एलॉयज को हम बोलते हैं अमलगम। अगला सवाल है फोर्थ, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ जिंक। डैश की प्रक्रिया को में लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन है ग्रीजिंग, एलॉइंग, गैल्वनाइजेशन या फिर एनोडाइजिंग। सूरज, कबीर, ऋतु, सुपर्णा, सीमा, अंशु, मनीषा पांडे, रॉयल, इलॉन मस्क जी भी हमारे क्लास ले रहे हैं, देखिए
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा गैल्वनाइजेशन। ये थोड़ा सा आई थिंक इसमें गलत पिक्चर लग गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन में जब कोरोजन होता है, आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोला जाता है। रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग क्या होती है? जब रस्टिंग होती है, रस्टिंग को बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जब हम आयरन को खुले में पानी वानी उसमें पड़ जाता है सनलाइट, तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। उसी को जंग बोलते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की कोटिंग, जस्ते की कोटिंग चढ़ा देते हैं, इसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है जहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड की लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। ये प्रोसेस तो बड़ा मैनुअल टाइप होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं कि सो दैट उस पर, और ख़ासकर ये हम यूजुअली करते हैं एल्यूमिनियम में। ठीक है, एल्यूमिनियम में किया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नेम द रेडिश ब्राउन गैस रिलीज्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड विगरसली। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन की जो फोटो है वो वहाँ पे लगनी चाहिए थी। तो आपको बताना है कि किस गैस के जो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट का क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए कि जो डिकम्पोजिशन है, जो विघटन अभिक्रिया है, वो एंडोथर्मिक होती है फिर एक्सोथर्मिक, ऊष्मा छेपी होती है फिर ऊष्मा शोषी होती है। लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन वैसे तो यहाँ पे दी आप देख सकते हैं, और ये एकदम आपको याद होना चाहिए कि कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लिए हैं। ठीक है, 2 लेड नाइट्रेट है, देन 2 PbO यानी लेड मोनोऑक्साइड, और ये मिल रही है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, और ऑक्सीजन भी निकल रही है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रस ऑक्साइड? ठीक है, ये बताइए। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये एंडो ही होगी या फिर एक्सो ही होगी। ऐसे ही जरा बताइएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है? जब 2 चीज़ें कॉम्बाइन करती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है? रेस्पिरेशन, जिसको श्वसन हम अभिक्रिया बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ये कैसी रिएक्शन होती है? एक्सो होती है कि एंडो होती है? ऐसे ही जरा बताना, फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण कैसी रिएक्शन होती है? प्लस याद रखिएगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr होता है, इसका जो डिकम्पोजिशन है, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? इसको हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। प्लस इसी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में एक और कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जब हमारी जो बॉडी होती है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, ब्लड के थ्रू हर सेल में जाती है, और हर सेल के अंदर बैठा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हाँ बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी जनरेट करता है ऑक्सीजन का यूज़ करके। ठीक, तो यहाँ पे लाफिंग गैस, बिल्कुल वो N2 आपकी लाफिंग गैस है। तो अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, ये ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे अगर बात करें फोटोसिंथेसिस, तो ये एंडोथर्मिक होगी क्योंकि यहाँ पे हीट लगती है। कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये आपकी एक्सोथर्मिक होगी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस की परमाणुता कितनी होती है? 2, 3, 1 या फिर 4? अब ये परमाणुता क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी या फिर परमाणुता। जैसे अगर मैं फॉस्फोरस, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वाटर का सबको पता है फॉर्मूला क्या है, वाटर का H2O होता है, वाटर का H2O होता है ना, तो H के कितने एटम है? 2, ऑक्सीजन का 1, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या होता है? 2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाए हैं। 2 मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट एलिमेंट के एटम से भी बन सकता है। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट है और यहाँ पे सेम एलिमेंट है। जैसे ओजोन की अगर मैं पूछूं आपसे तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। फॉस्फोरस की इसी तरह कितने, फॉस्फोरस को हम P4 के तौर पे लिखते हैं ऐसे, तो 4 एटम मिलके फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि ये टेट्रा एटॉमिक होगा। इसी तरह जब जरा बताइए सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है?
सल्फर की। देन बताइए जो हमारी इनर्ट गैसेज या फिर जो नोबल गैसेज होती हैं इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, जितनी भी इनर्ट गैसेज होती हैं। तो सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक, 8 एटॉमिसिटी होती है, इसीलिए इसको हम पॉली एटॉमिक भी बोल देते हैं क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। नोबल गैसेज कौन कौन सी होती है? हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, ठीक है, यही होती है हमारी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कभी आपने He2, Ne2, Ar3, Kr3, Xe4 ऐसा करके कुछ देखा है? नहीं, हमेशा बस ऐसे एग्जिस्ट करते नहीं, इनकी एटॉमिसिटी 1 यानी मोनो एटॉमिक होते हैं हमेशा ये। तो कितने एटम्स के मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो किस फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया किसने था? जो भी फॉर्मूला है ये दिया था बरी जी ने, ठीक है, बोर एंड बरी मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। नील्स बोर करके थे, एक डैनिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने दिया था, नील्स बोर 1913 में, 1913 में उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड शेल्स होती हैं, उसमें घूमते हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं और उनकी खुद की एनर्जी नहीं होती है। जिस भी एनर्जी से वो घूमते हैं वो उस शेल, जिस शेल में वो घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट में, जिस पाथ में, जिस पथ में वो घूम रहे हैं, उसकी एनर्जी होती है। क्योंकि हुआ क्या था, 1911 में रदरफोर्ड जी ने अपना वो सब पॉस्टुलेट दिया था। अब जब रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी भी करी थी और इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे इन्होंने डबली चार्ज्ड हीलियम एटम विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स, उसको एक थिन गोल्ड फॉयल में, बहुत ही पतली गोल्ड फॉयल थी। कितनी पतली थी ये मैंने आपको पिछली वाली PYQ लेक्चर में बताया था रेलवे की। तो ये 1000 एटम्स थिक थी, 1000 एटम्स मोटी थी। अब समझ सकते हैं कितनी पतली, जो हमारा पेपर होता है ना उससे भी पतली। उस पर जब बम्बार्ड करवाया तो उन्होंने उसके हिसाब से पॉस्टुलेट दिए कि जो कोई एटम होता है, जो कोई परमाणु होता है, उसका जो पूरा मास होता है, जो पूरा भार होता है, वो उसके सेंटर पे लाई करता है, उसके केंद्र पे लाई करता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस सेंटर यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड घूमते हैं। यानी कि कुछ एटम हमारा ऐसा दिखता है, ये एकदम सेंटर होगा जो बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसीलिए रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। सर प्रोटॉन का भी दिया जाता है बिल्कुल, लेकिन प्रोटॉन पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, गोल्डस्टीन ने किए थे कैनाल रेस के फॉर्म में, लेकिन वो पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इन पॉजिटिव कैनाल रेस को, जो कि रदरफोर्ड ने किया था। बट रदरफोर्ड को हम जानते हैं मेनली न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि अभी तक जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जेम्स डाल्टन ने, इन्होंने जी जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके हिसाब से अभी तक तो ये थी सारी चीज़ें कि भाई जो पूरा मास है वो पूरा फैला हुआ है। इन्होंने, अगर आपको याद हो तो, प्लम पडिंग मॉडल चलता था, प्लम पडिंग मॉडल। पडिंग क्या होती है? जैसे खीर होती है, तो खीर में क्या होता है, खीर में पूरा चावल, दूध सब होता है और बीच में नट्स होते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उसी तरह से पहले बोला गया कि भाई इसी तरह बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, नहीं तो पूरा में मास फैला हुआ। ऐसा नहीं था, मास पूरा सेंटर में बैठा हुआ था। इन्हीं को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो रदरफोर्ड ने जब डिस्कवरी करी तब ये बात पता चली कि एकदम सेंटर पे बैठा हुआ। लेकिन रदरफोर्ड एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं जब वो अपनी शेल में घूम रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो रेडिएट करते 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 उनकी एनर्जी खत्म हो गई और वो कोलैप्स कर जाए न्यूक्लियस में। तो ऐसे तो फिर मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी। तो ये बात नील्स बोर जी ने बताई कि नहीं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, उन फिक्स शेल्स की एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। लोअर ऑर्बिट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसको हम लोअर ऑर्बिट बोलते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है। तो लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो उसको एनर्जी गेन करेगा। वो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को लूज करेगा, यहाँ पे एनर्जी को गेन करेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इन फिक्स्ड शेल्स को नाम भी दिया। क्या नाम दिया? पहली वाली जो शेल थी उसको के शेल बोला, दूसरी वाली को एम शेल बोला, तीसरी को एल शेल बोला, तीसरी वाली को एम, के एल एम एन एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियस हो गया,
के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एल में, एम में, एन में, तो इस तरह से इन्होंने नामकरण किया था। और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2n² फॉर्मूला बताता है। जैसे के शेल है, के शेल का मतलब पहली शेल, यानी n की वैल्यू 1 होगी, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। एल शेल में, एल शेल का मतलब है दूसरी शेल, तो यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 उसका स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अगला है 8वां, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ 3 शेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से किस में 3 वैलेंस शेल हैं, 3 ऑर्बिट हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाली शेल होती है। ठीक है, जिन्हें हमने पसंद किया था आज उसी पसंद से नफरत होगी। गौरव कुमार बेटा पढ़ लो कब तक ये सब लिखोगे कमेंट में, और कौन देख रहा है तुम्हारे कमेंट इनमें से किस तत्व में 3 कोश और 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है प्यारी सी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वैसे तो ये मैंने इसलिए लगा रखा है सो दैट आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएँ, लेकिन वैसे तो आपको पता होना चाहिए तुरंत कि मैग्नीशियम हमारे दूसरे वाले उससे बिलोंग करता है ग्रुप को। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, दूसरे वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है। यानी कि अगर आपको पता है तो आप कैसे तुरंत कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन तो करूँगा ही। ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये अगर हम बात करें तो कार्बन फैमिली से है, यानी कि 14th ग्रुप से है। ठीक है, कार्बन फैमिली से है, मतलब कि कार्बन फैमिली से है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस भैया हैं तो ये 15th अपनी फैमिली है, मतलब इन्हीं की खुद की फैमिली है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। क्लोरीन की अगर बात करें, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खत्म बात, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये पहला है हमारा ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, मैग्नीशियम है। 12 इसके पास एटॉमिक नंबर है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 इस तरह से हो जाएगा। तो एक ये के शेल हो गई, ये एम शेल हो गई और ये एन शेल हो गई। तो 3 शेल हैं और उसमें से आखिरी शेल यानी एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आपका रहा सिलिकन, 14th ग्रुप से है तो ऑब्वियस सी बात है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 5 इसके पास होंगे। और ऑक्सीजन ये इनके पास 6 होते हैं, इनके पास 7 होते हैं और इनके पास 8, यानी इनकी ऑक्टेट जो होती है वो कंप्लीट होती है। किसकी? जो ये इनर्ट गैसेज होती हैं, जो हमारी जिनको नोबल गैसेज, या फिर इसी ग्रुप को हम और किस नाम से जानते हैं, 0th ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं, नोबल गैसेज का ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेज। तो इनका जो वैलेंस शेल होता है वो फिल्ड होता है, यानी इनकी ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आप बोलोगे कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छूट दी गई है, बड़े छोटे हैं, तो घर में जो छोटे होते हैं उनको छूट दी जाती है। तो इनको छूट ये है कि इनका डुएट से भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही शेल है, वो शेल है के शेल। तो के शेल डुएट में ही उसका पेट भर जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में ही पेट भर जाता है। हीलियम के पास पहले से ही 2 हैं, हाइड्रोजन को 1 लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर है? अब ईस्टर क्या चीज़ होते हैं? ईस्टर होते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। जैसे कि आपने बड़ी ठीक है, सही बात है सर, पीर जॉनसन, यस पीर जॉनसन। चलो मैं बता देता हूँ, बाकी तो ये मैंने आगे बताना है आपको कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बात को कोट किया तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि पीर जॉनसन और नॉर्मन लॉकयार, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये जो भी हमारी इनर्ट गैसेज हैं, क्योंकि एक लोगों ने अब लिखा है तो यहाँ बता ही देते हैं, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना में, कि जो हीलियम है ये ध्यान रखिएगा पीर जॉनसन और नॉर्मन लॉकयार। ठीक है, एक सेकेंड, नॉर्मन लॉकयार, इन्होंने इसकी खोज करी थी। बाकी जितनी है हमारी, इसमें ध्यान रखना एक कॉमन नाम आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज विलियम रैमसे। नियॉन को तो हम लाइट बल्ब जो ग्लो करते हैं, ग्लोइंग लाइट बल्ब जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ऑर्गन को भी हम यूज़ करते हैं जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते हैं, प्लस इसको हम यूज़ करते हैं जो डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं, डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में पाई जाती है ऑर्गन? क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
ठीक है, अभी क्रिप्टॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी फिजन रिएक्शन होती है उसमें ये निकलता है क्रिप्टॉन। ईस्टर क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ईस्टर्स। तो ये क्या है? ये तो एसिड है, ओइक एसिड, ठीक है। ये क्या है? ये ईस्टर है। ईस्टर कब बनता है? ईस्टर बनता है जब एक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये CH3COOH है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये CH3COOH है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो हमारा एसिटिक एसिड हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ इसको, C2H5OH। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे। जब पानी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COO, ठीक है, CH3COO C2H5। ये बन गया ईस्टर। ईस्टर वो होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, है यहाँ पे COOR, ठीक है। ये CHO किसका होता है? ये अल्डिहाइड का होता है। ये क्या है? एथेनल है, ये अल्डिहाइड। ये क्या है आपका? ये है आपका कीटोन, क्योंकि यहाँ पे C+O है जो कि कीटो ग्रुप होता है, तो ये कीटोन है। वो एसिड था सबसे ऊपर वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो। और हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब एक हाइड्रोजन को एक आपका ये हेलोजन रिप्लेस कर दे। हेलोजन ये जो हमारे 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, तो ये अगर रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को तो उसको हम हेलो एल्केन बोल देते हैं। एल्डिहाइड होते हैं जिनमें CHO ग्रुप होता है, कीटोन होता है जिसमें COO ग्रुप होता है, अल्कोहल में OH। ईथर क्या होता है? ईथर और कीटोन में कंफ्यूज नहीं होना है। कीटोन क्या होता है? कीटोन यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं है कीटोन, ये है तो है कीटोन। तो कीटोन में COO होता है, ये COO। यहाँ पे क्या है? RCOO है ना, यहाँ पे सीधा जो O है वो सीधा एल्काइल ग्रुप से ही अटैच्ड है, कार्बन से नहीं, वो सीधा डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप से ही अटैच्ड है। यानी ROR होता है ईथर, और ईस्टर क्या होता है? RCOOR। कहाँ है ईस्टर? ये है RCOOR है ईस्टर, और RCOR ये होता है कीटोन, ठीक है। एमाइन क्या है? जहाँ पे हाइड्रोजन को इज रिप्लेस बाय NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया है। और एमाइड होता है CONH2, अमाइड होता है CONH2 ग्रुप, ठीक है। इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी मतलब खुद बैठ जाते हैं वहाँ पे और उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हटा के मैं COOH लगा दूंगा तो खट्टा हो जाएगा, मतलब वो एसिड बन जाएगा। अगर COOR लगा दूंगा तो वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हम वनीला फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर की डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह, तो वो सब ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। OH ग्रुप लगा देंगे तो कंपाउंड नशीला बन जाएगा, है कि नहीं। ऑल एसिड जनरेट डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। सारे ही एसिड जनरेट करते हैं कौन सी गैस? जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सर लव फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाँ, लव फ्रॉम मरियाना ट्रेंच। चलो, तो ऑल एसिड जनरेट डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो कौन सी कौन सी गैस रिलीज होती है? तो उसको हम याद करते हैं मैश से, ठीक है। मैश से कैसे याद करेंगे? तो मेटल और एसिड की रिएक्शन जब होती है तो मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। मेटल एंड एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कमेंट में बताइए, एसिड और नॉन मेटल की रिएक्शन क्या देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयोनिक यौगिक का गुण नहीं है? सर बुक को ऑर्डर किया हूँ पर डेट नहीं दिखा रहा। वो नहीं दिखाएगा, सीधे बुक घर पे ही आई है आपकी, ठीक है। हाँ, कोई 0 से 1 शॉट, देखो 0 से 1 शॉट अगर किसी को ऐसा करना है ना, जैसे आयुष्मान जी ने लिखा है कि मतलब 0 से पूरा लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज, तो वो भी मैंने ले रखा है, लेकिन वो काफ़ी पहले लिया। यहाँ पे मैंने क्या, रेलवे के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मैंने सोचा कि सिर्फ PYQs के थ्रू हम करें तो ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप सर्च करिएगा केमिस्ट्री 1 शॉट लेक्चर। 2 1 शॉट मिलेंगे आपको। एक तो जो अभी मैंने लेटेस्ट लिया था एक दो महीने, उसमें लगभग 5 लाख कुछ ऐसे व्यूज़ आपको मिलेंगे, और एक लिया था 1 साल पहले। तो जो भी आपको देखना है तो आप जो लेटेस्ट वाला है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कंसिडरिंग हमारे पास उतना टाइम बाकी नहीं था तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में ना करवा के रेलवे के जो PYQs हैं उन्हीं के थ्रू करवा रहे हैं, सो दैट हम डायरेक्टली उन टॉपिक्स को हिट करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही बोलते हैं। ये वो कंपाउंड होता है जहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। जहाँ पे क्या बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं,
दे आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन पेट्रोल, सॉलिड एंड स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, फिर लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड की यहाँ पे बात हो रही है। और ये आप एक बार कमेंट में मुझे बता देना, बाकी मेरे हिसाब से तो यही फॉर्मेट सही है, ठीक है। अमेज़ॉन पे किताब अब सैटरडे तक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एनटीपीसी के लिए बुक, एनटीपीसी के लिए तो नहीं है। चलो, तो वो आप बता देना कमेंट में कैसे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो यही सही है। आयनिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो ये बॉन्ड तब बनता है व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा तरह का जो हमारा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और वो बॉन्ड जिन कंपाउंड में होता है उनको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं, ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूल है, तो O2 क्या होता है? ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही अगर हम देखें तो नॉन मेटल हैं। अब देखो होता क्या है, ट्रांसफ़र कब हो पाएगा? जब एक के पास ज़्यादा हो, एक के पास कम हो। जैसे NaCl की बात करें, सोडियम की, तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2,8,1, इसका मतलब हुआ कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम के पास। वैलेंस शेल में अगर बात करें वैसे तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन की अगर बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में, कुछ इस तरह से। तो होगा क्या, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ क्या है, इसके पास 2,8,1 है, एक अगर लूज़ कर देगा तो इसकी अपने आप जो एल शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इसने पूरी तरह से दे दिया बिना किसी इस उम्मीद में कि उसको भी कुछ मिलेगा, क्योंकि उसको देने से ही उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए? पूरा स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, और इस शेयरिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, और इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि ये शेयरिंग से बना है तो ये वीक बॉन्ड होता है, और इसलिए ये बॉन्ड जिन भी कंपाउंड में होता है उनका बहुत ही लो MP, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र से बन रहा है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन पेट्रोल, ये सही है आपका, क्योंकि वाटर जो होता है आपका एक पोलर सॉल्वेंट होता है, और आयोनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, तो पोलर पोलर में घुल जाएगा। लेकिन पेट्रोल जो होता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर नहीं होता है। सॉलिड एंड स्ट्रांग होते हैं, भी बात बिल्कुल सही है। हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट तो ये होगा ही नहीं। ये दोनों अगर हम देखें तो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है हाई, ये बोल रहा है लो, तो आंसर चांसेस हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा, आंसर डी होगा। गलत पूछा था हमसे। द इफेक्ट ऑफ द एसिड caused by ant bites can be neutralized by rubbing moist baking soda or dash solution which contains zinc carbonate। तो इफेक्ट एसिड का कम किया जा सकता है आंट बाइट, जो हमारी चींटियाँ काटती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, बेकिंग सोडा या फिर क्या मिला के? तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर हम एक एसिड को एक बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। और ये कैसी होती है, एक्सो या फिर एंडो, जरा बताइए कमेंट में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्ट एसिड का आप कम कर रहे हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला भी बताइए कमेंट में। और डैश सोल्यूशन, तो डैश है जिसमें जिंक कार्बोनेट है। अब भैया ये आपका बेंजाइल अल्कोहल में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बेंजीथोनियम क्लोराइड, उसमें भी नहीं होगा। आंसर होगा कैलामाइन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा, जिसको कि खाने वाला सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा तो हमने देख लिया जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, ये आपका बेकिंग सोडा है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। यहाँ पे अगर बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होती है। तो इसको एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड यूज़ करते हैं मतलब जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो हम कंपाउंड लेते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। जैसे कि एक और एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। जरा बताइए इसका pH वैल्यू कितना होता है, इसका pH मान क्या होता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, आपकी NCERT में लिखा हुआ है एक नेटल लीव्स के बारे में, जिनको हिंदी में बिच्छू बूटी बोलते हैं। नेटल लीव्स क्या होती हैं,
बिच्छू बूटी अगर हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो स्किन में बहुत ही इचिंग क्रिएट कर देती हैं। कौन सा एसिड की वजह से क्रिएट होता है जरा ये बताइए। प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है तो वो समझाने के लिए पहले ये समझिए कि इसको हम यूज़ करते हैं एज अ एसिड, मतलब एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। कैसे? इसको हम यूज़ ऐसे करते हैं कि जैसे ये बेकिंग सोडा भरा हुआ है, यहाँ पे एक एसिड की बॉटल लगा देते हैं, जैसे H2SO4 वगैरह, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लगा है। तो जब ये दोनों निकलेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, बेकिंग सोडा और एसिड मिक्स हो जाएंगे। और जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना, बेकिंग सोडा और एसिड जब मिक्स होते हैं तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, CO2 गैस, सॉलिड CO2 को किस नाम से जानते हैं? रेड, अच्छा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है वो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। इट इज़ द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये ध्यान रखिएगा। प्लस सॉलिड CO2 को हम जानते हैं ड्राई आइस के नाम से। कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.036% है। ऑर्गन कितना था? 0.9% होता है। अब इसी तरह बेकिंग पाउडर भी बनता है एक्चुअल में इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, कि जब हम बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, जो खाने योग्य एसिड होता है, टार्टरिक एसिड जैसे हो गया, जो किस में प्रेजेंट होता है जरा बताइए? टार्टरिक एसिड। तो इसको जब मिक्स कर देते हैं तो CO2 गैस निकलती है, और इसी वजह से बेकिंग पाउडर को हम यूज़ करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरीज में यूज़ किया जाता है केक बनाने के लिए, बिकॉज केक वगैरह फ्लफी बनता है इससे। नेटल लीव्स, बिच्छू बूटी में होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको कि हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मेथेनोइक एसिड। प्लस अगर नेटल लीव्स, अब जैसे नेटल लीव्स हैं, ये बोला जाता है, वहीं NCERT में लिखा हुआ है आपके, कि अगर इचिंग हो रही है, ठीक है, तो नेटल लीव्स के आसपास हमें एक पेड़ देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। डॉग प्लांट को अगर रगड़ लें तो ये इचिंग शांत हो जाती है। क्यों शांत हो जाएगी बताइए, गेस करिए क्यों शांत हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस? तो इसमें हाथ से गैस किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिकॉज ये अभी हम देख चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में आपको बताना है विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? डॉग प्लांट, बिल्कुल डॉग प्लांट अभी तक आंसर नहीं है, बेसिक नेचर का है, इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है, डॉग प्लांट आपका बेसिक नेचर का होता है। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही है कि देखो, हर कोई तो एकदम कंसिस्टेंट प्योरली परफेक्ट तो कोई नहीं है ना, कि एकदम सारा एकदम कंसिस्टेंट होता ही है कि जब हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट की वजह से और नहीं पढ़ते हैं, और पूरा विशियस साइकिल बन जाता है, फिर हमें और रिग्रेट होता है, हम और नहीं पढ़ते हैं और रिग्रेट होता है। तो जब भी आपको रियलाइजेशन है इस बात का कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुरंत ही जो है जो भी आपका टास्क है उसमें बैठ जाइए, जो भी आपको करना है। होता क्या है कि पहले हम रिग्रेट करते हैं, अफसोस मनाते हैं थोड़ी देर, और फिर उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, तो फिर हम और रिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1984 में हुआ था, और इसमें जो गैस रिलीज़ हुई थी दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज़ हुई थी, यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट मेटालिक इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है, यानी मेटालिक सबसे नेचर का कौन होता है? लिथियम, सीजियम, पोटेशियम या फिर रुबीडियम? तो हमें पता है ये चारों ही जो हमारे मेटल्स हैं ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो ग्रुप कौन सा है? एल्कली मेटल का ग्रुप। अच्छा, इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? जो पहले ग्रुप वाले हैं, पहले ग्रुप के जो हैं मेटल्स हमारे, इनको एल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं हम? तो इसको हम कैसे याद करते हैं भाई? हेलिना कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार। तो ये है लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, हेलिना। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सीजियम क्या होता है? सीजियम को अगर आप हथेली में वगैरह में रखते हो तो ये मेल्ट होने लगता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। अब इनको एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक, यानी क्षारीय होता है। और वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, दोज बेस विच डिजॉल्व इन वाटर, विच डिजॉल्व इन वाटर, इनको हम बोलते हैं एल्कली। तो क्योंकि ये जो इन मेटल्स के जो पहले ग्रुप के हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो घुल जाते हैं पानी में, इसलिए इनको एल्कली मेटल बोलते हैं हम लोग। अब ऊपर से नीचे जाने में इन अ पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
और ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ जाता है? साइज बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 5 6 ऐसे करके शेल बढ़ती जाती है एक एक। तो शेल बढ़ने से साइज तो बढ़ा, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि भाई जब साइज बढ़ेगा तो जैसे ये मान लेते हैं ये एक बड़ा सा है ये, ठीक है, तो इसका ये जो अंदर न्यूक्लियस बैठा है ये एक फोर्स से खींचता है अपने पास इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ही दूर जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतना ही न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा, क्योंकि उसके कंट्रोल से, जैसे आप जब छोटे थे तो आप पे कंट्रोल आपके मम्मी पापा का ज़्यादा था, अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो तो आपका कंट्रोल छूटता जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जब छूटता जाएगा, जब दूर जाता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जब छूटता जाएगा होल्ड तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से कहीं दूसरे के पास भाग सकेगा। इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे सीजियम, ऑप्शन नंबर बी। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक वो मैं बताना भूल गया था कहीं पे। क्वेश्चन मैंने कुछ पूछा था ना, एकदम से अभी मुझे याद आया था। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था, वो पीएच वैल्यू वाला पूछा था कुछ। पीएच वैल्यू मैंने पूछा था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 14 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक एल्कली होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो MgOH का होल ट्वाइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और इसको हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपने बेकिंग सोडा को, कैलामाइन को, ठीक है। कैलामाइन को तो यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज जिंक कार्बोनेट हम खा नहीं सकते ना, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर लेते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे पी ब्लॉक तत्वों के लिए आपको सही सेट की पहचान करनी है। निट्टो विवेक पाल, हाँ, वो निट्टो का ये है कि जो नोट्स बनाते तो उनका कुछ टैबलेट का पेन खराब हो गया, तो इसलिए वो नहीं अभी बना पा रहा है, ठीक है, ये कारण है। आ जाएगा सोमनाथ जल्दी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है सर? पीएच वाले भी चलो भी एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट पे आते हैं। तो देखिए जितनी भी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ये एस ब्लॉक है, ठीक है, ये एस ब्लॉक है, ये आपका पूरा पी ब्लॉक है 13 से 18 तक, पहला और दूसरा ग्रुप मिला के एस ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक भी बताएंगे, ये एफ ब्लॉक है। इनको हम एस पी डी एफ ब्लॉक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में घुसता है, इसमें डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसता है, इसमें पी में और इसमें एफ में, इसलिए इनको हम इस ग्रुप में बोलते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल ही आते हैं, सिर्फ मेटल ही आते हैं। पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल यहीं पे पड़े हुए हैं आपके पी ब्लॉक में ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पी ब्लॉक में कोई मेटल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई यहाँ पे मेटल नहीं है। पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल हैं, और एस और डी और एफ में आपके मेटल्स हैं, ठीक है, एस और डी में। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि एफ ब्लॉक क्या होता है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि पी ब्लॉक में कौन आते हैं, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, इनको हम निक्टोजन बोलते हैं, ठीक है, निक्टोजन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। इनको बोलते हैं चैल्कोजन, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली को। इनको बोलते हैं हैलोजन, और इसको तो मैंने बता दिया, इनर्ट गैस, नोबल गैस, जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पे पी ब्लॉक में क्या होते हैं? एल्कली मेटल नहीं, एल्कली मेटल तो पहला ग्रुप होता है और वो एस ब्लॉक में से बिलोंग करता है। हैलोजन्स, चैल्कोजन्स, नोबल गैसेस से सही होगा। इनर्ट ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? तो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक वालों को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। वहीं एफ ब्लॉक वालों को जानते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से, ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि होता क्या है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं, यानी 18 समूह और 7 आवर्त हैं आपके, 7 पीरियड्स हैं। इस 7 पीरियड में पहली बात तो ये याद रखिएगा, पीरियड क्या होते हैं? ये लेफ्ट से राइट जो आपके रोज होते हैं। इन सारे पीरियड में कभी आपसे पूछ ले आखिरी एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो हमेशा एक इनर्ट गैस ही होगी। अब आपको पता है हेमा, नेहा और करीना जीती रहना पूरा ऑर्डर पता है, तो अगर आपसे पूछ लेगा चौथे पीरियड का आखिरी एलिमेंट क्या होगा, तो आप सीधे लिखेंगे हेमा, नेहा और करीना, तो भैया करीना जी हो जाएंगे क्योंकि चौथे नंबर पे आती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां,
जब आप छठवें पीरियड में आएंगे तो यहाँ पे लैंथेनियम करके एक मेटल आता है, लैंथेनियम करके एक एलिमेंट आता है। तो लैंथेनियम और उसके आगे आने वाले और 14 एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी सेम है लैंथेनियम की तरह। तो इनको अलग से हमने यहाँ पे रख दिया और इस सीरीज़ को पूरा लैंथेनॉइड सीरीज़ बोल दिया हमने, लैंथेनॉइड सीरीज़। ऐसे ही 7th पीरियड में, यानी आखिरी पीरियड में, जब हम यहाँ पे एक्टिनाइड के पास आए, एक्टीनियम के पास आए, तो यहाँ पे हमने देखा उससे आगे आने वाले 14 एलिमेंट उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हैं, तो उनको अलग से हमने एक्टीनियम सीरीज में रख दिया। इन्हीं को कलेक्टिवली दोनों को, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को मिला के एफ ब्लॉक बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 30 हैं। 15 आपके लैंथेनॉइड और 15 आपके एक्टिनॉइड, टोटल 30 एलिमेंट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का सही अवरोही क्रम है? बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी सर दिवाली पे बैच पे डिस्काउंट हूँ। छोटू कुमार सर, क्या क्या दिक्कत है भाई? जीके भी अभी नहीं, वो हो गया आपकी साइंस के बाद, ठीक है। और स्पैम मत करो, दिवाली में कुछ डिस्काउंट दो प्लीज़। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन भैया बताया तो था, जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3। कैलामाइन बताया तो था, जिंक कार्बोनेट, वो तो वहाँ पे लिखा भी हुआ था, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बता दो, डाउट तो नहीं, पहले बता दो, तब तक मैं बताता हूँ। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान रखना आप कुछ इस स्टोरी से कि एक कैटरीना जी थी जिन्होंने कार मांगी। कैटरीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगी? ऑल्टो, जेन, फरारी। लेकिन फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अब ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये हमें याद क्यों करना ज़रूरी है? नो डाउट निट्टो नोट्स मिल जाएंगे भाई, अभी बने नहीं है इसलिए। ओके सर, डन। क्लास कब तक चलेगी? परसों तक, है ना। चलिए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इसलिए याद करनी ज़रूरी है, बहुत जगहों में काम आती है। एक तो कोई रिएक्शन हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि फिजिबल होगी कि नहीं होगी, तो हमें वो तभी हम बता पाएंगे जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पूरा ऑर्डर पता होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अब क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, घटती है, इसका मतलब एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू जिंक, जिंक की ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो इसलिए ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को तो रिप्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से, लेकिन वाइसे वर्सा कभी नहीं हो पाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाता है। ये तो आपको याद हो गया ना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ये क्या है? से आपका पोटेशियम। के क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कैलियम शब्द से आया है, कैलियम। ये आपका सोडियम है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, को पता है इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हीट निकलती है, और इसीलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। क्यों? केरोसिन ऑयल में ये होता है कि केरोसिन ऑयल में थोड़ा सा संभल के रहते हैं, नहीं तो इनको क्या है कि अगर कोल्ड वाटर भी मिल जाए, ठंडा पानी भी मिल जाए, तो उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं ये। वहीं पर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम और सोडियम। इनको हॉट वाटर मिलना चाहिए तब ये रिएक्ट करते हैं। बाकी के जो हैं तीन, यानी ऑल्टोज एंड फरारी, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनको चाहिए स्टीम। वहीं बाद के उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड बहुत ही ज़्यादा उतना रिएक्टिव नहीं होता है, तभी हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं इसीलिए। और गोल्ड एक सोल्यूशन होता है, दो एसिड का मिक्सचर, जिसमें कि रिएक्ट कर जाता है। कोई बताएगा उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं और वो किसका मिक्सचर होता है? तो वो मिक्सचर होता है किसका? HCl का और HNO3। किस अनुपात में होता है, किस रेशियो में होता है? इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, और ये होता है 3:1 के रेशियो में। HCl 3 लेटर है ना, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा देखो कैल्शियम की होगी, एल्यूमिनियम, एक सेकेंड, कैटरीना ने कार मांगी, कार यानी कार का सब, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्या मिली? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में अभी आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें ये काम आती है ना। आगे बढ़ते हैं। और सिल्वर में ज़रा बताओ, सिल्वर में जब इसको हम एक्सपोज कर देते हैं डायरेक्ट एयर वगैरह से, तो इसमें एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। वो ब्लैक जो कोटिंग चढ़ती है वो किस
वजह से चढ़ती है, किस चीज़ के डिपोजिशन की वजह से चढ़ती है। और एक चीज़, जब हम मैग्नीशियम मेटल को हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें, वाइट कलर का किसका पीपीटी मिलता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3, इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट इज, रिलेटिव डेंसिटी ये है 19.3। इसमें यूनिट कोई क्यों नहीं लिखी है केजी पर मीटर क्यूब करके, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी अपने आप में क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल एलिमेंट, जो भी, जैसे यहाँ पे गोल्ड की बात हो रही है, तो डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल अपॉन किसके रेस्पेक्ट में आप उस डेंसिटी को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी गोल्ड की कितनी है, 19.3 है। ठीक है सर, इस तरह से, ठीक है। डेंसिटी गोल्ड की कितनी है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 19.3 है। डेंसिटी हमें निकालनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, यानी 19.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ती है, ये सिल्वर सल्फाइड की होती है, AgS की होती है। क्या आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा कॉमेडी करके पढ़ाइए बेटा, ये कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है। आराम से, वो आजकल आता है ना इंडियाज़ गॉट लेटेंट, ये सब तो देखो जाके, आप कहे फालतू में पढ़ रहे हो हैं। आराम से इतने क्वेश्चन करने 99, अभी थोड़ा देर हो जाएगा तो उसमें बोलोगे भूख लग रही है, प्यास लग रही है वो ये भी करना है तुम्हें, भूख प्यास भी चिल्लाना है, और जोक भी चाहिए, पढ़ना भी है, सारा कुछ हो जाए बस, है ना। रील देख देख के दिमाग एकदम हो गया खोखला, दिमाग की आदत लग गई है कि तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ, जल्दी जल्दी कुछ एन्जॉयमेंट होता है। नेक रोटेट कर लो गाइस, सिलेक्शन के बाद लाना विवेक, अभी नहीं, है ना। चलो तो तो यहाँ पे द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट, दिया गया प्रतीक तत्व किस तत्व को दर्शाता है, कार्बन, मरकरी, हाइड्रोजन या फिर गोल्ड। तो सबसे पहले जो केमिकल सिंबल दिए थे वो बर्जीलियस जी ने दिए थे, ठीक है, बर्जीलियस ने दिए थे केमिकल एलिमेंट के सिंबल्स। उनको यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे, उनको यूज़ करने वाले सबसे पहले थे डाल्टन साहब, ठीक है, डाल्टन जी ने किया था। और डाल्टन जी ने ही, आपको पता होना चाहिए, कुछ और भी चीज़ें दी थी। एटॉमिक थ्योरी मत लिखना, एटॉमिक थ्योरी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो आगे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा, देखो, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अब याद कैसे रखेंगे, ये बाकी एलिमेंट्स के हमारे सिंबल्स हैं जो बर्जीलियस ज़रूरत दिए गए थे और यूज़ जिनको डाल्टन ने किया था। हाइड्रोजन में एक एलिमेंट होता तो एक डॉट लगा हुआ है। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंशियल में, 3 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, यानी 3 वैलेंसी हो जाएगी, तो 3 डंडी खींच दो। कॉपर तो बड़ा आसान है, सी लिखा हुआ है। अब ये इसको कार्बन मत मान लेना, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे कि कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में अंतर क्या है, ऑक्सीजन में सिर्फ O है, वो बड़ा सा O है, कार्बन में क्या है, हल्की सी शेडिंग है अंदर। सल्फर उसमें आप 2 खींच दो, 2 बड़ी बड़ी ऐसे डंडी खींच दो, क्यों, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, तो 2 लाइन खींच दीजिए। लेड में L लिखा ही हुआ है, प्लैटिनम में P लिखा ही हुआ, आयरन में I लिखा हुआ है, सिल्वर में S लिखा ही हुआ है। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना गोल्ड और मरकरी में। मरकरी में क्या होता है, ये किनारे किनारे डॉट्स लगा देते हैं और कुछ अंदर लिखते नहीं है, गोल्ड में G लगा देते हैं, तो ये तो उतना नहीं, लेकिन ये मरकरी ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन को जानते हैं हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए, इन्होंने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी दिया था। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि कोई हमारी जो मान लेते हैं मल्टीपल गैसेज हैं, वो कितना प्रेशर लगा रही हैं कहीं कहीं पे, वो इक्वल होगा जो पार्शियल प्रेशर होगा उन गैसेस का जो हमारी गैसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने मान लेते हैं 4-5 या फिर 4 गैसेस डाल दी, कितना प्रेशर लगा रही हैं, तो इंडिविजुअली वो कितना प्रेशर लगाएंगे उनको जोड़ दीजिए, वो होता है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बाकी एटॉमिक थ्योरी तो उन्होंने दी थी, वो हमें पता ही है, ठीक है। बाकी अच्छा एक चीज़ बताइए कि किसने बोला था कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये किसने बोला था, किसने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसने बोला था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, ऐसा बोला था रॉबर्ट बॉयल ने।
जिसको हम जानते हैं बॉयल्स लॉ के नाम से है। कब दिया गया था, ध्यान रखना 1662 में। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दिया था चार्ल्स जी ने, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ 1787 में। और इसको हम क्या बोलते हैं, गेलुसैक्स लॉ। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसका आपको मोलर मास निकालना। सर कार्बन से आगे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है। चार्ल्स सबका सही है, गेलुसैक सही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, प्लस यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक मास 14, 8 एटॉमिक नंबर 16 एटॉमिक मास 16 इंटू 3 और 2 लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर तो इंटू 2, तो 40 प्लस 14 प्लस 16 3 48 हो जाएगा आपका इंटू 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 4 1 5 6 इंटू 2 प्लस 40, तो 2 2 4 2 6 12 और ये आ जाएगा आपका 164, ऑप्शन नंबर ए। Iron, which is similar in properties to cobalt and nickel, has been kept far away from these elements. This was one of the shortcomings of मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डॉबरनायर का ट्रिपलेट, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या फिर न्यूलैंड का रूल ऑफ ऑक्टेव। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब हमने डॉबरनायर के ट्रिपलेट के बारे में चीज़ें पढ़ ली हैं, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ लिए कि भाई ये म्यूजिकल नोट पे बेस्ड है। पहला एलिमेंट लिथियम है, आखिरी थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी मेंडलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल दी थी और इनके डिफेक्ट क्या थे, डिफेक्ट ये थे कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे, प्लस इन सब लोगों की जो पीरियोडिक टेबल थी वो इस बेसिस पे बेस्ड थी कि किसी केमिकल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, ध्यान रखिएगा, इन सब लोगों ने बोला था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन किस पर, एटॉमिक मास पे, जो कि बाद में जो बात है वो गलत प्रूव हो गई थी। ये किसने करी थी गलत प्रूफ, हेनरी मॉजले ने, जब उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी जिसमें उन्होंने बताया था एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जरा बताइए। तो Z से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, जो कि बात सही निकली थी। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि M से। तो यहाँ पे पूछा है कि किसने रख दिया था, आयरन को कोबाल्ट और निकल से अलग रखा था, है ना। आयरन विच इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू कोबाल्ट निकल अलग रखा गया। तो देखिए कोबाल्ट और निकल साथ में रखे हुए हैं और आयरन बेचारा अलग रखा हुआ है, जबकि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख रखा है, जो कि ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। सल्फर और ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और ये मेटल के साथ रख रखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछेगा लिथियम को किस म्यूजिकल नोट में रखा है, तो रे में। मैग्नीशियम को किस में रखा है, तो मी में रखा है, ठीक है। इस तरह से पूछता है, सिलिकॉन को सो में रखा है, तो इस तरह से सवाल आपसे बनते हैं। अच्छा, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी 1869 में जो उन्होंने दी थी, उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब बाद में ये बात प्रूव हुई कि ये इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खासियत थी, वो क्या थी कि इन्होंने जो इनके जो गैप आ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती फिल नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया था कि जो भी प्रीसीडिंग एलिमेंट था उसके नाम पे ही रख दिया था उसका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के जो पहला जो एल्यूमिनियम के पहला वाला जो एलिमेंट था उसको ए का एल्यूमिनियम इन्होंने बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही ए का सिलिकॉन बोल दिया, जो बाद में क्या निकल के आया, जैसे ए का एल्यूमिनियम बाद में गैलियम निकल के आया, ए का सिलिकॉन बाद में क्या बना, ये जर्मेनियम निकल के आया, ठीक है। और ये जो उन्होंने एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किए थे, जैसे ए का एल्यूमिनियम का 68 प्रेडिक्ट किया था, तो उतना ही गैलियम का भी निकला 69.9 जब ये बाद में मिला। ऐसे ए का सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे तो 72 प्रेडिक्ट किया था, और जब जर्मेनियम मिला तो जर्मेनियम का कितना एटॉमिक मास निकला, 72.3। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, जहाँ पे हम आयोडीन को एज आ सल्यूट लेते हैं, सल्यूट लेते हैं हम आयोडीन को, और सॉल्वेंट किसको लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं हम या तो इथाइल अल्कोहल को यानी एथेनॉल को, या फिर वाटर को ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल या फिर वाटर को ले लेते हैं हम क्या, एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कि कोई चीज़ मिक्स करी जाती है, वो कोई चीज़ क्या है, सल्यूट है।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर भी, इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मेथेनॉल को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, वुड स्पिरिट। और एथेनॉल हमें कैसे मिलता है, फर्मेंटेशन से मिलता है। ये जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, अवायुवीय शोषण करवाते हैं, तो वहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है, एथेनॉल। 22 डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अमलगम। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक चीज़ क्या है, तो ये हम देख चुके हैं कि एलॉय जब हमारे होते हैं तो एलॉय में अगर कोई एक मेटल मरकरी होता है तो उसको हम अमलगम नाम दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, ये 23rd करेंगे जल्दी से। चलो, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट, ईस्टर, एथेनॉल, मेथनॉल या फिर एथेनोइक एसिड। तो भाई परफ्यूम यानी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, एथेनॉल से तो बनेंगे नहीं, मेथनॉल तो बहुत ही पॉइजनस होता है, प्योर एथेनॉल भी पॉइजनस होता है लेकिन मेथनॉल तो एकदम ही पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ईस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड एंड द सब्सटेंस इन विच इट इज फाउंड इज नॉट मैच्ड, एस्कॉर्बिक एसिड टैमरिन, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच, एसिटिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड कर्ड। इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, किस विटामिन का नाम होता है, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड में आपका एस्कॉर्बिक एसिड नहीं, टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड और किस चीज़ में होता है जरा बताइए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यही पूछा था आपसे। स्पिनच यानी पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक आपका टोमेटो में भी होता है, ठीक है, टोमेटो ओ करके है तो ओ से ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कितना 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। बटर में जो रैंसिड बटर होता है, सड़ गया वाला बटर होता है जो सड़ जाता है, उसमें क्या होता है। और टार्टरिक एसिड में टार्टरिक एसिड ध्यान रखिएगा, ये आपको ग्रेप्स में यानी कि जो अंगूर होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। बटर में होता है ब्यूटायरिक एसिड, बटर में होता है ब्यूटेरिक एसिड। बताइएगा एप्पल और बनाना में कौन सा एसिड होता है। स्टिंग ऑफ एन आंट और नेटल लीव्स में तो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, ये हमने देख ही लिया है। एप्पल और बनाना में होता है, ध्यान रखेंगे, मैलिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। द 10th एलिमेंट इन द न्यू लैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल्स दी फर्स्ट, 4th, 9th या फिर 3rd। 10वां वाला किसको रिजेंबल करेगा, किसकी तरह दिखेगा, तो 10वें की बात हो रही है, देखिए। तो 10वें यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इस तरह से था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, 8वां, 9वां, 10वां। तो तीसरे वाले से रिजेंबल करेगा अगर आप ध्यान से देखें तो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, 8वां, 9वां और 10वां। तो 10वां वाला और तीसरा वाला ये रिजेंबल कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो कथन है वो गलत है। Particles of matter are in stable state, particle of matter attract each other, there is empty space between the particles of matter, the particles of the substance are very small। कौन सा इसमें जो कथन है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन स्टेबल स्टेट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, यस अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कमेंट में बताइए जल्दी से, हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर, कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोसॉन, जिनके बारे में भी हम देखेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होने का कारण क्या है, इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होने का कारण है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, थोड़ा सा कम हो जाता है लिक्विड में, और सबसे न्यूनतम होता है गैस में। जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है,
दूर होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या काफ़ी दूर होंगे, तो इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी गैस स्टेट में। ठीक है, तो पार्टिकल स्टेट ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यस देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है कि नहीं, एम्प्टी स्पेस है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चीनी, नमक और नींबू ये सब डालते हैं पानी में और लेमोनेड बना देते हैं नींबू पानी, तो कैसे पॉसिबल हो पाता है, और जबकि वाटर का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जो ये स्पेस है तो बिल्कुल स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, यस दे आर बहुत स्मॉल होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब जब इसी गैस को हम हीट कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो इसके जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की चौथी अवस्था है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोसॉन के बारे में आगे हम अभी देखेंगे। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जो पतली पतली हम चादरों में परिवर्तित कर देते हैं धातुओं को, वो क्या प्रॉपर्टी होती है। विकास तुमको पहले बैन करना पड़ेगा ना, उतनी देर से डिस्काउंट दे दो डिस्काउंट दे दो, दिमाग खराब किए पड़े हो। मैलिबिलिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, दे आर आयोनाइज्ड, यस। तो सही आंसर क्या होगा, थिन शीट्स में अगर इनको हम तब्दील कर देते हैं तो इसको हम मैलिबिलिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि सबसे मैलिएबल, मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है, मोस्ट मैलिएबल, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मैलिएबल होता है दैट इज़ गोल्ड, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, जहाँ पे हम मेटल्स को लॉन्ग वायर्स में तब्दील कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अच्छा, गोल्ड के बाद कौन सा है सबसे, तो गोल्ड के बाद सिल्वर होता है मोस्ट मैलिएबल हमारा। ठीक है, लॉन्ग वायर्स के फॉर्म में जब हम ड्रॉ करते हैं इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हम 1 ग्राम गोल्ड को कितना लंबा तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरोसिटी क्या होती है, व्हाट इज सोनोरोसिटी, तो सोनोरोसिटी होती है जब मेटल्स को बीट करने पे मेटल्स आवाज़ करते हैं, मेटल्स साउंड लाइक टन 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 टनाटन। ठीक है, तो उसको हम सोनोरोसिटी बोलते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर, ठीक है 2 किलोमीटर लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो गोल्ड भी काफ़ी सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी होता है। सोनोरोसिटी आप समझ सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो स्कूलों की घंटियाँ हैं उनको बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मिक्सचर्स। मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मिक्सचर्स होते क्या हैं, मिक्सचर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं होमोजीनस, जिनको कि हम सजातीय बोलते हैं, और एक होते हैं हीट्रोजेनस। अंतर क्या होता है पहले थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं, देखो एक तो ये चैप्टर होता है आपका इज मैटर प्योर, कि क्या मैटर प्योर है। तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि एक होते हैं प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जैसे कि मिल्क है, मिल्क भले हम जैसे अभी गाय के पास गए और गाय जो है भी मान लेते हैं कि मतलब चट्टे वट्टे में गए जहाँ दूध मिलता है, और जो दूध लेके आए वो प्योर नहीं होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि उसमें वाटर भी है, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, तो इसलिए वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें वो डिफरेंट तरह के वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। जो सेम तरह के ही मॉलिक्यूल से मिल के बना हो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। सेम तरह के मॉलिक्यूल होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर, तो वाटर प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, H2O के अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको। वही दूध में फैट का मॉलिक्यूल भी होगा, प्रोटीन का भी होगा, H2O का भी मॉलिक्यूल होगा, सबके होंगे, इसलिए वो प्योर नहीं है। अब मिक्सचर में अगर हमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि नेकेड आई से दिख रहा है तो उसको हीट्रोजेनस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है, लार्जर दैन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल साइज। होमोजेनस में जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है दैन 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं होमोजेनस। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है ये स्टेबल होता है अपने आप पे, और ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, हीट्रोजेनस। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि
पानी लिया, पानी में रेत डाल दी या फिर मिट्टी डाल दी, तो ये हीट्रोजेनस होगा, क्योंकि रेत और पानी अलग अलग हमें दिख रहा है इसलिए पार्टिकल साइज बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम छोड़ देंगे उसको, धीरे धीरे वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी, तो इसलिए उसको हम अनस्टेबल ट्रीट करते हैं। होमोजेनस स्टेबल होता है। कोलॉइड्स आर हीट्रोजेनस मिक्सचर इन विच पार्टिकल साइज इज लार्ज। अब कोलॉइड क्या होते हैं? तो होमो और हीट्रो के बीच के होते हैं ये कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है? पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, लेकिन 10 नैनोमीटर से छोटा होता है। इनको हीट्रोजेनस मिक्सचर ही ट्रीट किया जाता है, कोलॉइड्स को। ये बात सही है, लेकिन इसमें पार्टिकल साइज लार्ज नहीं होता है, इंटरमीडिएट होता है, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है। तो गलत यही है। मेजर कंपोनेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसी को प्यार से सॉल्यूशन बोलते हैं, और हीट्रोजेनस मिक्सचर को प्यार से सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन। तो पहला वाला सही गलत होगा। दूसरे की अगर बात करेंगे तो जो मिक्सचर होता है उसमें कम मात्रा में जो होता है उसको सॉल्यूट, ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट, और उससे सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, वही सेम लिखा हुआ है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये सब सही है। सस्पेंशन क्या होता है? हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है। कमेंट में आप बताइए कि टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्पर्स्ड फेस, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? देखो, जो हमारे नॉर्मल मिक्सचर होते हैं, अभी हम आगे मैंने एक और क्वेश्चन रखा है जिसमें कि डिफरेंट मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया वहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट जैसे हम लेते हैं मिक्सचर में, वैसे ही जो कोलॉइडल विलियन होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन, उनमें सल्यूट की जगह डिस्पर्स्ड फेज होता है और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो क्वेश्चन पूछता है जब सॉलिड सॉलिड होंगे दोनों, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम, तो वो क्या बनेगा, किस तरह का कोलॉइड? तो सॉलिड सोल बनेगा। एरोसोल क्या होता है? जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, तो उसको एरोसोल बोलेंगे। डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा, तो उसको जेल बोलेंगे। इमल्शन क्या होता है? जब दोनों ही आपके लिक्विड हो। टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है जब हम लाइट को पास करवाएं किसी सोल्यूशन से, जब हम लाइट को पास करवाएं किसी मिक्सचर से, नॉट सोल्यूशन से, बिकॉज सोल्यूशन का मतलब होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो अगर लाइट स्कैटर होगी, नहीं ये नहीं, लाइट का अगर पाथ विजिबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट है, हमने टॉर्च लगाई यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं कि शीशे का मतलब बीकर है ये, और इसमें अब एक कुछ हमने मिक्सचर डाल दिया, और लाइट जब हमने इसमें फोकस करी, लाइट जब पास करी, तो अगर हमें लाइट का पाथ विजिबल है, दैट मीन्स कि टिंडल इफेक्ट ये शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा होगा? क्यों लाइट का पाथ विजिबल होगा? क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो इसीलिए लाइट की स्कैटरिंग तभी होगी जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा, और पार्टिकल साइज किसका बड़ा होता है? हीट्रोजेनस मिक्सचर का, सस्पेंशन का बड़ा होता है। कोलॉइड को भी हम हीट्रोजेनस मिक्सचर में ट्रीट करते हैं, तो इसलिए कोलॉइड भी आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जो होमोजेनस मिक्सचर है, दैट इज सोल्यूशन, वो कभी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलॉइड के अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो जो हमारा मिल्क होता है, दूध, वो कोलॉइड होता है। जो स्टार्च सोल्यूशन होता है वो कोलॉइड होता है। ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर। तो कौन सी गैस निकलती है जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाया जाता है? सर थोड़ी कृपा करके थ्योरी करा दीजिए स्टैटिक जीके का यूट्यूब पे। स्टैटिक जीके का थ्योरी सेकेंड। ना सर्वजीत आज़ाद, वहाँ पर बात हो रही थी किसकी? न्यूलैंड की पीरियडिक टेबल की। ठीक है, न्यूलैंड की पीरियडिक टेबल की शायद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर प्लीज़ टर्न ऑन स्लो मोड फॉर चैट, इट विल स्टे मोर रिलेवेंट। स्लो चैट इसमें भी पॉसिबल होता है क्या? सर इसके बाद वाले वन शॉट में चैप्टर वाइज PYQ करवाना प्लीज़ प्लीज़। भाई चैप्टर वाइज कितने लोग चाहते हैं तो वो कमेंट बता देना बाद में। भाई मुझे तो ये बेस्ट लगा था क्योंकि चैप्टर वाइज तो मैंने पहले ही करवा रखा है, ठीक है, केमिस्ट्री के तो दो मैंने करवा रखे हैं 2 बार, तो इसलिए मैंने फिर से चैप्टर वाइज प्रेफर करने से अच्छा है जो LP। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे RPF नहीं लिखा था, डजन मीन कि RPF के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। तो मैंने सोचा PYQs के थ्रू अगर हम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने ये करवाया था। बाकी जैसे आपकी मर्जी तो आप बता देना कमेंट में, तो आगे के जो वन शॉट है वैसे ही कर लेंगे। तो विच गैस इज रिलीज व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ये,
ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसमें वाटर जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस निकल आएगी इससे, ठीक है, इससे क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्योंकि क्लोरीन गैस हमारी एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट बिहेव करती, तो इसलिए कैल्शियम जो ये क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को है एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में टंकी वगैरह में या फिर कहीं पे भी पानी वानी साफ़ करने के लिए उसको थोड़ा सा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसको डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। होगा उससे क्या? क्लोरीन रिलीज होगी और क्लोरीन जो है वाटर को प्योरीफाई कर देती है। तो डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, प्लस इसको ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लीच करना, निकालना उसकी परत टाइप ऐसा। तो इसको हम यूज़ करते हैं जो पेपर वगैरह इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे। ग्लास इंडस्ट्री में किसको यूज़ करते हैं? ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को, और पेपर इंडस्ट्री में किसको यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी एक पॉइजनस गैस होती है। इसकी एटॉमिसिटी जरा बताना, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी होगी? 31 इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं करी थी? ऑप्शंस आपके सामने बताइए जल्दी से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 एटॉमिसिटी परमाणुता हो जाएगी। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर CV रमन नहीं, CV रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। रमन इफेक्ट किस तरह से जब लाइट को हम लिक्विड से पास करते हैं तो पूरा स्कैटरिंग वगैरह होता है, तो उसको हम रमन इफेक्ट बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी 28 Feb 1928 को, इसीलिए हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं जल्दी से आप बताएंगे। इसी बात के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। और 1954 में इनको पहला भारत रत्न, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने सबसे पहले ये कैलकुलेशंस दिए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के, जिनकी इन्होंने तो ये 1921 के टाइम पे दिया था बोस साहब ने, मतलब पेपर पब्लिश किया था। तो इनके पेपर के बेसिस पे 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ही प्रिडिक्टेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोसॉन, प्रिडिक्ट किया था, एक्चुअल में नहीं बना पाए थे बोसॉन। बोसॉन क्या होता है? जब इन्होंने ये चीज़ बोली कि जब हम किसी गैस को, वो गैस विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अ गैस विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ही जिसका कम घनत्व होता है, उसको अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कूल डाउन करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, दैट मीन्स 0 केल्विन, तो उसको उसके बोसॉन्स देखने को मिलेंगे। ये सिंथेसाइज कर नहीं पाए थे क्योंकि ऐसी कंडीशन उस समय लैबोरेटरी में बना पाना मुश्किल था। तो ये काम सबसे पहले जो किया था वो 1995 में किसने किया था? 2 साइंटिस्ट थे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, ठीक है। इन्होंने किसके उससे किया था? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन। तो इन्होंने किया था कि रुबीडियम के एटम्स लिए थे, जो रुबीडियम गैस है उसके एटम्स लिए थे और उसके बोसॉन्स बना डाले थे 1995 में। फिर कुछ टाइम बाद हमारे एक वॉल्फगैंग, ठीक है, वॉल्फगैंग, जब वॉल्फगैंग डॉबरनर में पहले क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने इन्हीं की बात कर रहा था, ठीक है, वॉल्फगैंग कैटरल की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सोडियम एटम्स के बोसॉन्स बनाए थे, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को साल 2001 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोसॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनीकरण में के प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल क्या है? तो होता क्या है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब अनसैचुरेटेड होता है, अगर इसको हमें सैचुरेटेड बनाना है, सैचुरेटेड क्यों बनाना है? क्योंकि यही होता है हमारा सॉलिड फैट, या फिर इसी को वनस्पति घी बोलते हैं हम, ठीक है। वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल से को जब सैचुरेट करके बनता है। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड।
अब सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, कैसे जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाती, इसको एक कैटलिस्ट या फिर एक उत्प्रेरक के प्रेजेंस में किया जाता है, और उस उत्प्रेरक का नाम है निकल, या फिर अगर ये नहीं है तो पैलेडियम ले लो, निकल या पैलेडियम। तो इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। 33, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कौन काम कर रहा है दी गई अभिक्रिया में? Fe यानी आयरन, CO2, Fe2O3 या फिर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो Fe2O3 से Fe में क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन वो होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ध्यान ये रखना है कि जहाँ रिडक्शन होता है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। कमेंट में ये बताइए आप कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स कि जो CO है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऐड कर रहा है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहाँ पे एक साथ होता है। हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम? किसने ये बोला था कि एटम को कभी डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है? डाल्टन ने बोला था, नील्स बोर ने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था, फिर गोल्डस्टीन ने बोला था। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम के बारे में डाल्टन जी ने बोला था कि एटम जो है अनडिविजिबल है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बात। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच एलिमेंट इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ये भी सही है कि हमेशा ये फिक्स्ड सिंपल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, जैसे कि H2O, CO2, ठीक है। अब H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वाटर आप कहीं का भी ले लो, आपके घर का ले लो, नाले का ले लो, कहीं का भी ले लो, RO का वाटर ले लो, H2O का मॉलिक्यूल ही मिलेगा। और किसने ये बात बोली थी कि ये कांस्टेंट प्रपोर्शन में मतलब एग्जिस्ट करते हैं? हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया गया था 1794 में जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इन द ईयर 1794। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही परमाणु के बारे में बताया था हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे कन्नड़ जी ने, जिन्होंने वैशेषिका फिलॉसफी दी थी उन्होंने। रदरफोर्ड को हम जानते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, अभी हमने देखा था वो अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और साथ ही साथ प्रोटॉन के लिए भी। और गोल्डस्टीन को भी हम जानते हैं कि इसको पॉजिटिव कैनाल रेस प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। इसको हम ईंट पर नाच करके याद रखते हैं, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक, दैट इज जेम्स चैडविक ने करी थी इसकी खोज। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। पॉजिट्रॉन जो होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जितना मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं इनका पॉजिटिव में उतना चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन होते हैं उनका मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉन से, मास जो होता है बराबर होता है। और पॉजिट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आई थिंक CGL ने पूछा था, CHSL में, कि किसने इसकी वो करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? तो C से नाम शुरू होता है, जरा नाम बताइए उनका। कार्ल करके है नाम, ठीक है। कार्ल, मैं लिख देता हूँ, चलो, कार्ल वीमैन, ठीक है। सॉरी, कार्ल वीमैन नहीं था, क्या नाम था उनका? आई थिंक A से नाम स्टार्ट था क्या उनका? किसी को याद आ रहा है पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? आई थिंक कार्ल से था या फिर A से था कुछ। हाँ, कार्ल एंडरसन था, ठीक है। C भी था और A भी था, ठीक है। कार्ल वीमैन नहीं, कार्ल एंडरसन था, ध्यान रखना, जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज करी थी।
ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन का मास जो होता है वो पूरा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लेकिन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एटलीस्ट साइंस चैप्टर वाइज रेस्ट सब्जेक्ट PYQs। अच्छा, साइंस चैप्टर वाइज होना चाहिए और बाकी आपका PYQ वैसे होना चाहिए। अच्छा, हाँ, निकोलस बोल रहे थे। अच्छा, कौन निकोलस बोल रहा था भाई? हैं? निकोलस कौन बोल रहा था? कनाद है सर। अरे भाई, हिंदी में कनाद बोलते हैं, उसमें कन्नद आई थिंक बोलते हैं। ठीक है, चलो, क्या रिपीट हो गया? अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, रिपीटेड है ये। 35 36 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर स्टार्च डिटेक्शन? इसमें से किसको स्टार्च डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं? बुक्स अरित्रा द्विवेदी, ये सैटरडे तक आ जाएंगी फॉर श्योर। ठीक है, सैटरडे को आ जाएंगी। सैटरडे को अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं सर, यही बढ़िया है, जैसे आपका मन है वैसे पढ़ो। कुछ लोगों को यही बता देना यार कमेंट में जब ये रिकॉर्डेड जाएगा। अभी तो मैं कमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो स्टार्च डिटेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो स्टार्च अभी हमने देखा था क्या होता है, एक तरह का कोलाइड होता है। इसके लिए हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आयोडीन जब हम अगर डालते हैं और अगर स्टार्च हुआ वहाँ पे, तो इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वहाँ पर स्टार्च होगा तो। 37th, हाउ मैनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली? कितने तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? 93, 92, 94 और 95। देखिए, जो मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें कितने एलिमेंट थे पहले ये बताइए। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है ये बताइए। और जो न्यू लैंड ने दिया था उसमें कितने, ये भी बताइए। तो न्यू लैंड की पीरियोडिक टेबल में उस समय थे 56, मेंडलीव जी के में थे 63, और मॉडर्न वाली में जो हेनरी मॉजले ने दी, जो जिन्होंने ये बोला था कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हैं, उसमें 113 थे। ठीक, तो सॉरी 118 हैं, जो मॉडर्न वाली 118 है। और उस 118 में आपका जो नेचुरली अकरिंग है वो 94 है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताइए। तब तक हम पानी ग्रहण करते हैं। आप बताइए कि मास कितना होगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन चलेगी आपकी। देखिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा बताओ? मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 होगा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ओ का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। O2 का 32 हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 32 ग्राम में अगर हम बात करें, ठीक है, 32 में कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। यही होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में का कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गिवन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मॉलिकुलर मास है उसको रखेंगे अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल में मास में कितना हो जाएगा आपका? जो मॉलिकुलर मास है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना है ये जो लिखा हुआ है, तो 32 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 10⁻−23 तो आएगा सब में। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5 टाइम्स में कुछ जाएगा, यानी कि 5.3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आने वाला है। ठीक है, क्लियर सभी को किस किस का आंसर सही है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? 2 तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल।
फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उसको हम फिर से वापस कर सकते हैं, वही केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाते हैं, ये क्या फिजिकल होगा? यस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो रिवर्सिबल चेंजेस जैसे कि स्टेट चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, ये सब स्टेट चेंज हो रहा है मैटर का, तो इस वजह से सारे रिवर्सिबल है, सारे फिजिकल चेंजेस हैं। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, अगेन लिक्विड से गैस बन रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, अगेन स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिजिकल चेंज होगा। फर्मेंटेशन ऑफ जो सब्सटेंसेस होगा वो आपका केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कमेंट में आप बताएंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये कैसा एग्जाम्पल होगा? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सिंग ऑफ, या फिर सॉल्ट इन वाटर कर लो, जो भी मन है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये 4 एग्जाम्पल के आपको बताना है इसमें कौन सा चेंज होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है तो ये आपका केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ वुड, अगेन केमिकल, क्योंकि ये इरिवर्सिबल, इसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं इसलिए फिजिकल चेंज होगा। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है ये फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। कैसे? जब ये कैंडल होती है तो इसमें एक विक होती है, मतलब थ्रेड सा होता है जिसको विक ऑफ कैंडल बोलते हैं। तो ये जो मोम होती है, जो वैक्स होती है, तो इसमें तो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, इसमें फिजिकल चेंज होगा आपका, पूरा ये मेल्ट वेल्ट करेगा और मेल्ट होने के बाद फिर से वो वैक्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वो फिर सॉलिड बन जाएगी, फिर से वैक्स, तो फिजिकल चेंज है। लेकिन वो वैक्स जो मेल्ट होके यहाँ पे नहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाती ऊपर, वो वेपराइज हो जाती है, जो यहाँ पे विक जो आग जल रही होती है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा लौ होती है उसमें गर्मी होती है कि वो वेपराइज हो जाती है। वो जो वेपराइज हो गई जो पार्ट ऑफ वैक्स और जो धागा जल गया, ये इरिवर्सिबल है, दैट इज़ वाई ये केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल और केमिकल दोनों होता ही है। व्हाट इज पिच ब्लेंड रिलेटेड टू? पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम? रस्टिंग ऑफ आयरन से रस्टिंग ऑफ, यस, वो भी आपका केमिकल होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज क्यों होगा? क्योंकि वो आपका इरिवर्सिबल है। चलिए, तो यहाँ पे पिच ब्लेंड क्या होता है? आपका यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होता है आपका? यूरेनियम ऑक्साइड होता है, UO2 होता है आपका, ठीक है, जो पिच ब्लेंड होता है। और कमेंट में बताइए यूरेनियम, वैसे तो चलो छोड़ो, वैसे मैं पूछने वाला था ज्योग्राफी की माइंस, सॉरी यूरेनियम की आपकी माइंस वगैरह कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखना, जैसे जादूगोड़ा माइन है झारखंड में, तो खैर अभी तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसी तक स्पेसिफिक रहते हैं। थोरियम मैं बता चुका हूँ, रेडियो एक्टिव होता है। मोनाजाइट सैंड जो इंडिया के साउथ में केरल और तमिलनाडु में मिलती है उसमें देखने को मिलता है। प्लूटोनियम भी आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और प्लूटोनियम से मुझे याद आता है पोलोनियम। अच्छा, पोलोनियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है कि नहीं? और पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने करी थी? इनकी खोज किसने करी थी? तो इनकी खोज ध्यान रखना मैडम क्यूरी ने करी थी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने करी थी 1898 में इन दोनों की। और इसीलिए इनको मैडम क्यूरी को इनके जो हस्बैंड थे पीर क्यूरी, उनके साथ मिल के इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए, जो इन्होंने रेडियो एक्टिव रेडियो धर्मता पे काम किया था। रेडियो एक्टिव की जो SI यूनिट है वो किसके नाम पे है जरा बताइए? एंड मैडम क्यूरी वॉज दी पहली फीमेल, पहली विमेन जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। और पहले इंसान कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1901 में, और किस लिए मिला था अगर आप बता सकें तो बैक्वरल होती है रेडियो एक्टिव की SI यूनिट, जिसको कि हम हेनरी बैक्वरल जी के नाम पे रखी गई है। 1901 में मिला था एक्सरे की खोज करने वाले विलियम रॉन्टिजन को, ठीक है, एक्सरे की डिस्कवरी उन्होंने करी थी। 41 तीन प्रोडक्ट्स हैं आर प्रोड्यूस्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये वन शॉट ऐसे GD के लिए हेल्पफुल रहेगा क्या? GK बहुत वीक है। यस डॉन, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा।
तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली का मतलब एल्कली होता है, सिंपल। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है, जहाँ पर हम NaCl लेते हैं एक्वस फॉर्म में, और एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं? वैसे तो NaCl को रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्वस NaCl की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको जब हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पे ये एल्कली बन गया, ये क्लोर बन गया, तो हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, प्लस H2 भी निकल आती है। जरा बताइएगा क्लोरीन कहाँ पर बनती है, एनोड या कैथोड, और हाइड्रोजन कहाँ पर बनती है? तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं एक्वस NaCl को। तो इसको क्लोर एल्कली इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्लोरीन और एल्कली बन रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और NaOH बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बन रहा, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगी। ऑक्सीजन कहाँ बन रहा था? जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवा रहे थे, विघटन करवा रहे थे, जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे थे, भूरे वो, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकल रही थी। हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि कहाँ पे अच्छा वो बनेंगे, तो ध्यान रखना क्लोरीन जो है आपका वो एनोड पे बनेगा, ठीक है, क्लोरीन जो है आपका ये एनोड पे बनेगा, और जो हाइड्रोजन है और NaOH वो आपके कैथोड पे बनेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन है ना, इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्लस आगे बेकिंग सोडा वगैरह भी बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लाइमस्टोन। CO2 के साथ कौन रिएक्ट करके लाइमस्टोन बना देता है? तो देखिए कुछ रिएक्शन इस तरह से होती है। पहले तो क्विक लाइम है, क्विक लाइम की जब हम पानी से रिएक्शन करवाते हैं H2O से, तो बनता है स्लेक्ड लाइम, COH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें जब हम CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसको कि हम चौक भी बोलते हैं, जिसको कि हम मार्बल भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इसकी एटॉमिसिटी जरा बताना कितनी होगी? तो क्या आंसर होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा, इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, तब जाके कहीं मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है सर? ये होता है आपका CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। आगे बढ़ते हैं, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। निम्नलिखित में से कौन सा बंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो कार्बन कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल है ये। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड तो तब बनता है जब एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल, एक को देना होता है, दे के वो कैटायन यानी धनायन बन जाता है, और नॉन मेटल जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो वो एनायन यानी ऋणायन बन जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। बेहद ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे ये क्या है जरा बताना, इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टरनेट, जहाँ पे हमें सिंगल और डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, सिंगल, डबल और ट्रिपल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? ये हैं आपके हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है ये? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। हीट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे पूरी साइकिल में एक जगह कहीं पे या फिर मल्टीपल जगह कार्बन को हटा के कोई और एलिमेंट आ जाता है, इनको हम बोलते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा कमेंट में आप ये भी बताइए कि कौन सा रूल होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंपाउंड जो बेंजीन से डिराइव्ड है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, वो कौन सा रूल होता है? तो ये पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये नाम जो मैं आपको यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरीडीन ध्यान रखना, ठीक है, पायरेन ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लाल लाल से टिक किए इनको तो अच्छे से ही ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ये टॉलवीन होता है हमारा, ठीक है, टॉलवीन होता है ये। फिर अगर हम बात करें ये ये जो मैंने आपसे पूछा था, तो इसमें आपका चलता है एक एरिक हकल रूल। एरिक हकल करके एक साइंटिस्ट है, इनका रूल चलता है जहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि कोई कंपाउंड आपका जो हीट्रोसाइक्लिक है, मतलब कोई भी इन जनरल जो बेंजीन से डिराइव्ड है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा,
वो डिसाइड होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें है कि नहीं, अगर हैं तो एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरिक हकल। A chemical compound X is prepared by heating gypsum. It is white powder and used as fireproofing material. Compound X is, तो एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल इसको हम यूज़ करते हैं। कंपाउंड एक्स क्या है बताओ। हाँ ये अच्छा मैंने नहीं बताया आपको। तो ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। फिर आप ये बताओ सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, ट्रिपल छोटा होता है। लंबी डंडी जल्दी टूटेगी कि छोटी डंडी जल्दी टूट जाएगी। अब ये मत, सेम थिकनेस की हैं दोनों डंडी, उस केस में छोटी डंडी देर से टूटेगी, है कि नहीं। लंबी डंडी होगी आराम से टूट जाएगी, छोटी में थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा, ये आपका थोड़ा कम स्ट्रांग होगा जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड, इसी वजह से आप देखोगे कि जो एल्काइन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्कीन से, और जिनका ज़्यादा होता है एल्केन से, यानी एल्केन का सबसे कम होता है, एल्काइन के सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो केमिकल कंपाउंड एक्स, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम हीट कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट .2H2, ये रिएक्शन यार मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे यानी 373 केल्विन पे, तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, CSO4 आधा H2O बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सब देख चुके हैं। इन मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज, ये भी देख चुके हैं। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। 3 products डैश डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड, ये तो यार हो चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है। द एल्कलाइन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, फेनोप्थिलीन टर्न्स पिंक इन सोप सोल्यूशन, कौन सा इसमें सही है। शेल्स इंक्रीज सबका सही है, ऋतु, हेड्स, अनुज, खुशबू, अनमोल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे गलत कौन सा है, तो भैया जो बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर होता है, अल्कलाइन नेचर देखने को मिलता है, वो हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से देखने को मिलता है। हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से देखने को मिलता है। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस की वजह से देखने को मिलता है हमें एसिडिक नेचर। बेसिक जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, जब पानी में इनको डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो Na+ की ऐसे नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सिट्रस फ्रूट्स में होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। फेनोप्थिलीन पिंक हो जाता है सोप सोल्यूशन में। सोप सोल्यूशन कैसा होता है, ये बेसिक एक सेकेंड, ये बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा इसका, एसिडिक में ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस। वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को ले लें तो यहाँ पे क्या होगा मिथाइल ऑरेंज में, तो मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड होगा तो क्या होगा, और जब बेस होगा तो क्या होगा। और अच्छा बताओ, जो हमारा वो होता है ना बीट रूट मतलब जो चुकंदर होती है, तो बीट रूट जो होता है चुकंदर, इसको इसमें अगर हम एसिड डाल दें तो ये कैसा कलर चेंज करता है ज़रा बताना। तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है, और बेस में कैसा होता है, बेस में येलो डर्टी फेलो हो जाता है, और चुकंदर एसिड में ये भी येलो हो जाती है, और बेस में अपने कलर को रिटेन करके रखता है, रेडिश टाइप जो होता है। अच्छा, लिटमस पेपर हमारा क्या शो करता है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर बना किससे होता है, लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ओरिजिनल कलर। तो ये एसिड में क्या करता है, एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस की प्रेजेंस में ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिटमस जो बना होता है ये आपका लाइचेन से बना होता है। लाइचेन एल्गे और फंगस की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये एक आपकी पर्पल डाई होती है लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये लिचेन जरा बताओ किस फाइलम से बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम के, और ये किसके बीच के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एल्गे यानी शैवाल और फंगस यानी कि कवक। और देश का पहला लिचेन पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा से, ये हम पढ़ेंगे बायो में। अगला है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम्स ऑफ NH3।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स होंगे? कब तक चलेगी भैया? 99 क्वेश्चन हैं, जब तक हो जाएंगे तब तक चलेगी, यानी अभी 50 क्वेश्चन आपके और हैं, ठीक है। चलिए, तो 4.25 ग्राम ऑफ नाइट्रो जो अमोनिया है उसमें कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास, जो गिवन मास है, ठीक है, जो गिवन मास है अपॉन मॉलिकुलर मास, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना है गिवन मास? 4.25 अपॉन 17 इसका निकलता है, क्योंकि 14 इसका होता है, 3 इसका होता है, 14 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो जब इनको डिवाइड करोगे 4.25 को तो कितना आएगा? मैथ्स तो भैया हमारी भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन इतनी भी बेकार नहीं है, करते हैं। तो 4 चौको 16 यानी 4 लगभग, ये अगर आप देखो 4 20, 4 तो नहीं है, अच्छा ठीक है, तो 4 बार में पूरा जा रहा है, ठीक है, 4 बार में जा रहा है पूरा, यानी 0.25 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ NH3 में कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? जितना वोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23, ठीक है, इतने होंगे। फिर अगर हम बात करें इतने होंगे अगर, ठीक है, इतने होंगे 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे 6.0223 होंगे 1 मोल में। यहाँ पे कितने मोल हैं? ये 0.25। तो 0.25 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे इसका 6.02 × 10⁻23। और यहाँ पे कितने एटम्स की बात हो रही है? नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 है, तो 4 से गुणा कर दो। 4 का जब गुणा करोगे 0.25 में तो 1 आ जाएगा, यानी घुमा फिरा के आना कितना है? 6 × 10⁻23। क्या समझे? अगला 50, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका मैं आपको ऐसे टिरे के बताऊंगा, भूलोगे ही नहीं कभी, ठीक है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन होता है जिसमें कि 4 कार्बन के आटम होते हैं, C4H10 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2, हम सबको पता है। तो भाई हमने सिंपल ब्यूट एक प्रीफिक्स यूज़ होता है 4 कार्बन के लिए, तो 4 रख दिया हमने n की जगह, तो हमें C4H10 मिल गया। पेंटेन 5 कार्बन आटम होते हैं, तो 5 रखेंगे n की जगह 5, तो 5 दूनी 10, 2 12, तो C5H12 आ जाएगा आपका पेंटेन। ठीक सर, तो ब्यूटेन और पेंटेन हो गया। अब इसके कितने स्ट्रक्चर कितने तरह के बन सकते हैं? जैसे मैं C4 इसका बनाता हूँ ब्यूटेन का, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन कैसे याद रखना है वो भी आपको बता दूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, आपको सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन कैसे होते हैं मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये एक तरीका है ब्यूटेन का लिखने का, जिसको हम मतलब एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। एक आइसोब्यूटेन बना देते हैं यहाँ से, CH3 CH2, और इसके ऊपर लगा देते हैं CH3 को, और यहाँ पे लगा दिया CH3। ये क्या है? ये है आइसोब्यूटेन, बोले तो 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोलेंगे इसको। 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं कि नहीं? 2 पे मिथाइल लगा है और ये प्रोपेन है। फॉर्मूला तो सेम ही है ना, C4H10, लेकिन आइसोमर कितने हो गए ब्यूटेन के? 2। तो ब्यूटेन के 2 हो गया, ठीक है, ब्यूटेन के 2 हो गए, तो ये हट जाएंगे आपके। पेंटेन के आपके कितने बनेंगे? तो पेंटेन के टोटल 3 बनते हैं, तो नॉर्मल पेंटेन बनता है, आइसोपेंटेन बनता है और नियोपेंटेन बनता है। तो पेंटेन के 3 बनते हैं, तो 2,3। अब याद कैसे रखना है वो समझ लो आसानी से, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो सबके तो देखो किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन वो नॉर्मली आपसे मेथेन, ठीक है, ये आपका रेलवे का ही PYQ है, तो आपसे पूछ ले, जैसे मेथेन हो गया, ठीक है, और एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, ठीक है, नॉनेन हो गया, डेकेन हो गया। तो इन सब की अगर हम बात करें कैसे याद करने हैं 10 तक। तो मेथेन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, मेथेन की पहले तो याद कर लो ऐसे 1 1 1, सब के 1 है, सब के क्या है? 1 है, ठीक है। और ब्यूटेन के तो अभी मैंने आपको बताया 2,
ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब क्या है, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है 2n-1। 2n-1 क्या है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इससे आपके आइसोमर्स याद रहेंगे आपको। तो n है जो प्रीवियस वाला हमारा एल्केन है, उसके नंबर ऑफ आइसोमर की वैल्यू है n। तो ब्यूटेन के 2 हैं, तो 2 यहाँ रखना जरा, 2 दूनी 4 -1 3 आ गए। अब हेक्सेन का निकालने जाना है मुझे, हेक्सेन का निकालने जाना है, तो मैं n की जगह क्या रखूँगा, इसके पिछला वाला एल्केन कौन है, पेंटेन, उसके कितने आइसोमर है, 3 रख दो। तो 2 × 3 -1, द्वितीय 6 -1 कितने आ जाएंगे, 5। हेप्टेन के कितने होंगे, 2 × 5 10 -1 9। ऑक्टेन के कितने होंगे, 2 × 9 8 -1 2 × 9 18 -1 17। नहीं, इसमें 18 होंगे, ध्यान रखना। अब या तो इसमें एक्सेप्शन करके याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो। ऑक्टेन क्या होता है, C8H18 होता है, और इसके 18 ही आइसोमर है। नॉनेन का क्या होगा, 2 × 18 -1, 2 × 18 -1 यानी 18 दूनी 36 -1 35 आ जाएगा, 35। तो इस तरह से सारे याद कर सकते हैं। डेकेन में यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा, डेकेन के ध्यान रखना 75 आइसोमर होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2,3। ठीक है, विच प्रोसेस, ये स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ठीक है। विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का इनमें से उल्टा कौन सा होता है, और ध्यान रहे आपको कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो क्या बोलते हैं, जो क्या है वो TCS, वही आपका पेपर लेने वाला है, ठीक है, जो आपका SSC का लेता है। मैम अकेले खा रहे हो भाई साहब, यहाँ पे देख लो, हम चार्जर लगा दिए हैं, उसकी चिंता मत तुम करो। अब यहाँ पे हम फेस चेंजेस देख लेते हैं किस हिसाब से होते हैं। तो सॉलिड से जब लिक्विड होता है, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, वो पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग बोलते हैं, ये भी बहुत बेसिक सा है, पूछेगा नहीं। अब अगर हमें लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाना है, इसको इवेपोरेशन बोलेंगे, और गैस से लिक्विड में आना है तो कंडेंसेशन, संघनन बोलेंगे। जैसे कंडेंसेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, जो कोहरा होता है, ठीक है, जो बादल बनते हैं, जो कुहासा होता है, मिस्ट होता है, ठीक है, या फिर जो आपका ड्यू ओस पड़ती है जिसको शबनम बोलते हैं, सब फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और उसका उल्टा होता है डिपोजिशन। गैस से सॉलिड, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। पूछा डिपोजिशन का उल्टा तो सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर के अलावा विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने से यानी आर्द्रता बढ़ाने से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। जल्दी से बताओ, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इन 3 केसेस में तो इंक्रीज़ होगा, इन तीनों को बढ़ाने पे, इन तीनों फैक्टर्स को इंक्रीज़ करने पे। लेकिन इस केस में डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। पहले से ही एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो इसलिए वाटर वेपर और होल्ड करने की क्षमता नहीं है एयर के पास, इसलिए इवेपोरेशन उतनी तेज़ी के साथ नहीं होगा। सर फ्यूजन, फ्यूजन होता है वही आपका सॉलिड से लिक्विड जो होता है, ठीक है, सॉलिड से जो लिक्विड होता है, जो मेल्टिंग लिखा हुआ है इसी को फ्यूजन ही बोल देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फ्यूजन लिखा है, उस पर फ्यूजन आपका सॉलिड से लिक्विड होता है वही, ठीक है। कंसिडर द रिएक्शन, ये किस तरह की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कम्बिनेशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है यह। कहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये CH2 नहीं होगा, CH होगा सिर्फ ये, ठीक है, CH होगा ये, बिल्कुल। हाइड्रोजन आपके 11 होंगे, 3 3 6 3 9 1 10 होंगे हाइड्रोजन, ना कि 11। तो यहाँ पे आपका ये H आएगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और 4 हमें फुलफिल करनी, 1 2 3, और ये जो एक हाइड्रोजन अटैच्ड है वो, ठीक है, तो 4 हो गया यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है ये। अब ये किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, आपको थर्माइट रिएक्शन के बारे में पता है? थर्माइट रिएक्शन को
कहाँ पर यूज़ करते हैं? क्योंकि थर्माइट रिएक्शन भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है थर्माइट रिएक्शन, जिसको कि हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। ये रिएक्शन किस तरह से होती है? हाँ जी, तो इसमें एल्यूमिनियम लेते हैं और Fe2O3 होगा आयरन ऑक्साइड, देन ये जाएगा आपका आयरन बनेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको अगर बैलेंस करने जाएंगे तो L2O3 है वहाँ पे, तो 2 एल्यूमिनियम लगाओगे, यहाँ पे हैं तो 2 आयरन यहाँ पे लगाओगे। अब होता क्या है यहाँ पे, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से एल्यूमिनियम ऊपर है और आयरन नीचे होता है ना। याद करो कैटिना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से पोटेशियम ने लेड को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पोटेशियम ऊपर होता है लेड से रिएक्टिविटी सीरीज में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरली 2। तो आलू के जो चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स की थैलियों में मुख्य रूप से चिप्स में हवा क्यों भरते हैं? हवा भरने का कारण क्या होता है? मेक दी पॉकेट्स लुक बिगर फॉर कमर्शियल एडवांटेजेस, पैकेट मोटा दिखे, फूला हुआ दिखे, इसलिए भरते हैं। प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, चिप्स टूटे नहीं। प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ द चिप्स बाई बैक्टीरियल एक्शन। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए होता क्या है, जब फैट, अगर आप चिप्स पैकेट में ऑक्सीजन भर देंगे नाइट्रोजन की जगह, तो क्या होगा, फैट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं रैंसिडिफिकेशन, यानी कि जिसमें चीज़ें बासी हो जाती हैं। तभी घर में क्या बोला जाता है कि गीले हाथ अचार वचार मत छुओ, ठीक है। तो रैंसिडिफिकेशन उसको बोलते हैं रिएक्शन, जहाँ पे आपका फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है और रैंसिड हो जाता है, बासा सा हो जाता है, गंदा स्मेल करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है हमारा कोरोजन, जैसे कि आयरन में जंग लगती है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, कॉपर में कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ती है, तो सब कोरोजन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग, और नाइट्रोजन को ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन को जो टायर्स होते हैं उसमें भी भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं 54th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है? ऑप्शंस हैं आपके C2H6, C3H4 और C3H8 या फिर C3H6, बताइए। हाँ जी, तो किस में ट्रिपल बॉन्ड है? 3 इडियट मूवी फ्री में कहाँ मिलेगी भाई लोग? भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? क्यों? चलो भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये C2H6 है, ये C3H4 है, ये C3H8 है, ये C3H6 है। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, CnH2n प्लस 2 है, ये एल्केन है। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले भैया लोग हमारे। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। किस फ्लेम में बर्न होते हैं जरा बताना तो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन है? CnH2n-2, ये कौन होते हैं? एल्काइन होते हैं। ये क्या है? CnH2n+2, यानी ये भी एल्केन हुए। ये क्या है? CnH2n, ये होते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है ये क्या होते हैं? एल्काइन और एल्कीन, ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और इनको बोलते हैं असंतृप्त। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। ये बर्न होते हैं क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं ये, ठीक है, सैचुरेटेड वाले। ये बर्न होते हैं अनसैचुरेटेड वाले येलो सूटी फ्लेम में, अनसैचुरेटेड वाले, ठीक है। सैचुरेटेड वाले क्लियर ब्लू फ्लेम और अनसैचुरेटेड वाले येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनका होगा, है ना। इतनी चीज़ क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं इस पे। इन एल्कलाइन अर्थ मेटल द प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग फ्रॉम बी टू बा, यानी बेरिलियम टू बेरियम। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो उनको हम याद करते हैं ऐसे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो सिर्फ एक ही चीज़ घट क्या पूछा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। द प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है क्या, 1 और 2, क्योंकि आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो घटेगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही घटेंगे तो ठीक है। अच्छा, आई थिंक इसमें ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो पूछ नहीं रहा है, ये तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पूछ रहा है। ओके 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 ओके, ये सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, जब साइज़ बढ़ता है तो होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फर्स्ट एकदम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा हलीना कब्र से फरार है, ठीक है, 3 है, इसमें 11 है, ठीक है, इसमें 2 शेल होंगी, इसमें 3 शेल होंगी, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे बैठते हैं और उनकी वजह से मास होता है, तो मास बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगाएगा, लेकिन जब हम नीचे जाते जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो आखिरी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसमें उतना चार्ज पहुंच नहीं पाता, उतना खिंचाव पहुंच पाता नहीं है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो घटेगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द बॉन्ड, तो यार बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, तो मोस्ट जो हमारे कार्बन से बने हुए हैं वो बैड कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। बीड़ी तेंदू से बनता है। तो नेक्स्ट एडिशन बुक हिंदी मीडियम का इंग्लिश जैसा सेम डिजिटली टाइपिंग करिएगा। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बिकॉज बैड कंडक्टर होते हैं। द बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट, यस, बिकॉज कार्बन के बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बड़ा सॉफ्ट होता है, स्टिपली टाइप होता है, और डायमंड एलोट्रोप होता है कार्बन के। कार्बन के हमारे अप्रूप यानी एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, फुलरीन, ग्रेफीन। अब ध्यान से देखिएगा इनकी प्रॉपर्टी। तो जो ग्रेफाइट होता है इट इज़ दी, एक सेकेंड, इट इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है ग्रेफाइट। डायमंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डायमंड वाली चीज़ मैंने बता दी, एक सेकेंड रुको। तो डायमंड होता है हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक। ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसके जितने भी एलोट्रोप अप्रूव होते हैं सब बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शन अपवाद है, इसे गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर क्यों होता है, कारण ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, वहीं डायमंड की बात करेंगे एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो जो एक लैटिस फ्री है यहाँ पर उसकी वजह से कंडक्शन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। जो ग्रेफीन होता है ये एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का, भयंकर स्ट्रेंथ रखने वाला एक हमारा एलोट्रोप होता है कार्बन का। इससे हम बनाते हैं जैसे जो बॉडी आर्मर होते हैं ना, बॉडी आर्मर आपने सुना होगा केवलार का बनता है, केवलार, लेकिन केवलार से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ ग्रेफीन की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फुलरीन जो होता है ये फुटबॉल शेप का होता है, इसकी भी स्ट्रेंथ कम नहीं होती है, ग्रेफीन से तो कम होती है लेकिन इसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है काफ़ी, ठीक है। और फुलरीन की अगर बात करेंगे तो ये आपका 60 कार्बन के एटम्स मिलकर ये बकमिस्टर फुलरीन बनाते हैं। डायमंड, अच्छा बताओ स्पार्कल क्यों करता है, चमकता क्यों है, जल्दी से बताओ। 57th, अ कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H4 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, तो किसकी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, ये क्या है, CnH2n-2, ठीक
ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने पढ़ाया था ना ये सब, तो यार इसका आंसर बताना भूल गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड ये वाला होगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। खैर तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, CnH2n-2 है, दैट मीन्स कि अल्काइन है, ऑप्शन नंबर डी। और डायमंड स्पार्कल करता है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, जो कि आपको हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्वथनांक, भाई ये सबसे ज़्यादा अल्काइन का होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ। वैलेंसी ऑफ अर्जेंटिक इज, अर्जेंटिक की वैलेंसी कितनी है, तो भैया सिल्वर के घुमा फिरा के पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान रखना वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी जिसको कि हम संयोजकता के नाम से जानते हैं, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जिन लोगों को नहीं पता, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 एटॉमिक नंबर है, तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, अपना लूज़ कर देना है, और एक लूज़ करके सोडियम कैटायन बना देगा, तो एक लूज़ करना है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लोरीन का 17 होता है, इसको एक क्या है 2,8,7, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक गेन करना है, तो 8 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। जैसे कि जितने भी हमारे एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल मतलब पहले ग्रुप वाले मेटल, पहले ग्रुप वाले एलिमेंट, सबके वैलेंस शेल में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। दूसरा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, दूसरा ग्रुप, उन सबके वैलेंस शेल में 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लो, और कितने गेन है, कितने लूज करने पड़ेंगे वो देख लो, वही वैलेंसी हो जाएगी। जैसे बताओ हेलोजन की कितनी होगी, चैल्कोजन की कितनी होगी, निक्टोजन की कितनी होगी, इनर्ट गैसेस की कितनी होगी, कितनी होगी ये बताओ जल्दी से। अब कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, खासकर मेटल, जैसे सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो वैलेंसी शो करते हैं, तो ये +2 भी शो करता है सिल्वर, और +1 भी शो करता है, ठीक है। हेलोजन की अगर बात करेंगे 1 हो जाएगी, चैल्कोजन की अगर बात करेंगे तो मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, चैल्कोजन की 2 हो जाएगी, निक्टोजन की अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगी। इनर्ट गैसेस की वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है पहले से, इनको इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 60th क्वेश्चन, हम लोग धीरे धीरे नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। तो 60th क्वेश्चन है 60वां नंबर, कि इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग मेटल्स इज नॉट करेक्ट। करिए जल्दी से, कौन सा सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए पहले तो करिए इसको। तो इन जनरल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यस सही है। मेटल्स आर प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, यस मेटल्स लेफ्ट में है, नॉन मेटल धीरे धीरे वो नॉन मेटल की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल फिर से आएगा तो दिखाऊंगा कि इस तरह से होता है हमारा, जैसे यहाँ पर मेटल होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं, और धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, तो बीच में ही पढ़ते हैं हमारे कौन, मेटेलॉइड पढ़ते हैं, मेटेलॉइड, ठीक है, जिनको कि हम ट्रांजिशन मेटल भी बोल देते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल तो नहीं बोलते लेकिन मेटेलॉइड है हमारे, इनको हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट बोल देते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। कुछ आप बता पाएंगे मेटेलॉइड के एग्जाम्पल। और एक चीज़, मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्योंकि मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेस से रिएक्ट करेगा, कभी एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सेम गोज विद नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, वो एसिडिक नेचर का होता, सॉरी मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता, तो बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ करेगा। नॉन मेटल का जो, अच्छा तो नॉट करेक्ट, अच्छा 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 ठीक 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 ठीक, तो पहला ही वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर। क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर। इसी तरह जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड, ऐसों को बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड। कौन कौन होते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड, जो
एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ये होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया हमारा, ये हो गया। सिलिका का जो ऑक्साइड हो गया वो हो गया, सॉरी सिलिका बोल रहा हूँ, जिंक का जो ऑक्साइड हो गया वो हो गया, ठीक है। मेटलॉइड के एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो सिलिकन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, बोरॉन भी हो जाएगा आपका, आर्सेनिक भी हो जाएगा, पोलोनियम, टेल्यूरियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यस। नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं, बिकॉज इनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहती है, तो इसको इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। नॉन मेटल लेने की रखते हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव बोले जाते हैं। मेटल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन लूजिंग ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, यस, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप इन 5 कार्बन एटम कंपाउंड पेंटेनल। पेंटेन अल क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब CHO फंक्शनल ग्रुप बी। कीटोन क्या होता है, COO। अल्कोहल क्या होता है, OH, सब पढ़ चुके हम लोग। 62 ये सीजल में क्वेश्चन पूछा गया। विच सोडियम कंपाउंड इज मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेज, सलाद ड्रेसिंग्स एंड बेवरेजेस फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन। तो क्या होता है ये, प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट, जो आपकी जैम टोमेटो सॉस की जो बॉटल होती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, कमेंट में मुझे बताओ सोडियम नाइट्राइट, ठीक, और सोडियम नाइट्रेट, इनमें से किसको एज अ एक्सप्लोसिव यूज़ किया जाता है और किसको एज अ जो फूड प्रिजर्वेटिव है यूज़ किया जाता है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज विल बी, कितना होता है। तो पहले मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। और कभी जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड की वजह से जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें एंटीडोट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। और सोडियम जो नाइट्रेट है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ एक्सप्लोजिव भी यूज़ करते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, नाइटर बोलते हैं। अब होमोलॉगस जो सीरीज़ होती हैं, होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब होता है डिफरिंग बाय CH2। जैसे अगर मैं बात करूं ब्यूटेन और पेंटेन, इन दोनों में क्या अंतर है, कितने का अंतर है, एक सीढ़ी कितनी बड़ी है, तो ये C4H10 होता है और ये क्या होता है C5H12, ठीक है। कितने का अंतर है, CH2 का। तो सब में ऐसे होमोलॉगस सीरीज में आपको CH2, C का मतलब मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन का एक होता है तो दो जोड़ दो क्योंकि दो है यहाँ पे, तो 12 2 14, ऑप्शन नंबर सी। 64 व्हाट हैपेंस व्हेन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में अगर हम HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट आपके सामने है, आंसर करिए जल्दी से। मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज MnO2 प्लस HCl, कितना HCl, 4 HCl, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये बनेगा हमें, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। और ये जब बनेगा तो यहाँ पर ठीक है, क्लोराइड रिड्यूस टू, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो निकल नहीं रही यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज 2 क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज 2 क्लोराइड, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। मैंगनीज क्लोराइड ही तो बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, और मैं बस 5-6 सेकंड में आया, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन करिए, स्टूडेंट्स इसको पढ़िए और जल्दी से करिए।
हाँ जी, तो क्या आंसर आया है? और डाउट आ रहा है एसओ इन एम अभिषेक का, सर प्लीज़ बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री में ही इतना कंटेंट अवेलेबल है अभिषेक कि वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितने घंटे क्लास चलेगी? बस मुश्किल से आधे घंटे, क्योंकि क्वेश्चन अब ज़्यादातर अब रिपीटेड आपको मिलेंगे कुछ, मतलब जो हम चीज़ें कर चुके होंगे जिस हिसाब से हमने चीज़ें करी हैं। तो क्या है भैया कि एक स्टूडेंट जी हैं, छिरके की स्टडी कर रहे हैं, अच्छा, और विच इज़ डायलेटेड फॉर्म ऑफ एथेनोइक एसिड, हाँ जी 5 to 8% एसिटिक एसिड ही होता है, फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट? तो अच्छा, फ्रीज कर जाता है तभी इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, इसका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर कम हुआ, ये फ्रीज़ हो जाता है। और ऐसा फ्रीज़ होता है जैसे ग्लेशियर की तरह फ्रीज़ होता है, बर्फ़ ग्लेशियर की तरह, इसको इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 66। एक एटम है जिसमें कि एलिमेंट ए, ठीक है, वन शॉट, ये टेलीग्राम पे नहीं, सौविक जो पीवाई की सीरीज़ के जो नोट्स वाला बैच है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक एटम एलिमेंट है ए, ठीक है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, बताओ। वाइल अदर एटम एक्स हैज़ while other atom X has 6 electron in its outermost shell, what could be the formula of the compound between A and X? तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा, अनदर एटम X है 6 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल होगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गेन करना इसके लिए आसान है रादर दैन 6 लूज़ करना, इसके लिए 3 हैं तो 3 लूज़ करना आसान है रादर दैन 5 गेन करना। तो अब क्योंकि यहाँ पे A के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 लूज़ करेगा, एक्स के पास 6 हैं तो वो 2 गेन करेगा। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट की वैलेंसी उसके नीचे लिख देते हैं और क्रॉस कर देते हैं तो कंपाउंड बना देते हैं, तो A2X3 इस तरह से बनेगा, A2X3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्या समझे गुरु? ऑप्शन नंबर ए। एलिमेंट ऑफ विच आइसोटोप इज यूज टू ट्रीट ग्वाइटर, घेंगा के ट्रीटमेंट में किसका आइसोटोप, किसका समस्थानिक यूज करेंगे? आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक। आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। कार्बन, कार्बन का डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, डेटिंग वाली नहीं, एक्चुअल में जब हम रॉक की एज वगैरह निकालते हैं ना, ठीक है, रॉक की एज निकालते हैं तो वहाँ पे हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के C14 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। यूरेनियम, अभी हमने देखा था UO2 को, यूरेनियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? पिच ब्लेंड। तो इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी को जनरेट करने के लिए, परमाणु विखंडन प्रक्रिया से, न्यूक्लियर फिजन से। आयोडीन का यूज़ करते हैं, आयोडीन का जो I131 आइसोटोप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन के अगर आइसोटोप की बात करें तो ज़रा बताना, ये जो आइसोटोप होते हैं इसके दो 17Cl35 और 17Cl37, ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये दोनों किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं? 3:1। इसकी वजह से जो इफेक्टिव मोलर मास निकल के आता है क्लोरीन का वो 35.5 निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आप 3 × 35, 1 × 37 करेंगे, डिवाइड बाई 3+1, डिवाइड बाई आप क्या करेंगे 3+1 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 35.1, सॉरी 35.5, ठीक है। और कुछ, हाँ ये बताओ कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है? तो हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप होते हैं रेडियो एक्टिव। कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? 1H1 दैट इज प्रोटियम, 1H2 दैट इज ड्यूटेरियम, 1H3 दैट इज ट्राइटियम। तो ये रेडियो एक्टिव होता है। यूरिया, अ कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड, तो अमोनिया और किसकी रिएक्शन करके हम यूरिया बनाते हैं? CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, बताओ। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, अमोनिया की रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और यहाँ बन जाता है यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2CO, किसने सिंथेसाइज किया था सबसे पहले लेबोरेटरी में, बताइए? और इसमें पानी निकल जाएगा। बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बिकॉज 2 यहाँ पे नाइट्रोजन लगे हुए हैं, बस, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बामाइड भी बोलते हैं। और देखो सबसे पहले सिंथेसाइज किसने किया था? फ्रेडरिक, CID वाले फ्रेडरिक नहीं है ये, ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ने किया था इसका सिंथेसिस, एंड यस, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 69th,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लाइमस्टोन। ये रिपीटेड है यार, हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 द एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस एसिड और किस बेस के से बनता है? ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट है ये। तो सॉल्ट अगर ये है तो ये आपको बताना है कि जो सॉल्ट है किस एसिड और किस बेस के से बन रहा है। तो ये है क्या? सोडियम। एक सेकेंड रुको यार, गर्दन बहुत दर्द कर रही है, वॉल नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसे काम चल नहीं पाएगा। गर्दन वर्दन को भाई घुमाते रहा करो, ठीक है। अब हमने तो बहुत टाइम से नहीं घुमाई है, तो इसलिए हमारा ये हाल हो गया। तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा अगर तुम भी बहुत टाइम से नहीं घुमाओगे तो, ठीक है। तो घुमाते घुमाते रहा करो, पढ़ते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गर्दन को इधर उधर थोड़ा रोटेट कर लिया, आंखें थोड़ा सा जैसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दूर देख लिया, ठीक है। जैसे 20 ऐसा बोला जाता है कि 20 मिनट बाद 20 फुट दूर देखना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखें जो हैं जो मतलब एकदम फोकस कर रहे हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं, दूर देखते हैं आप तो, है ना। गर्दन में क्या, गर्दन में बहुत दर्द करती है, ठीक है। तो खैर ये NaHCO3 है। कैसे बना होगा? NaOH बेस लिया होगा और कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 एसिड लिया होगा, बन गया होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर ये वीक बेस है और अगर ये वीक एसिड है और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बनने वाला सालट जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेस होगा, मतलब pH वैल्यू 7 से कम होगी या ज़्यादा होगी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टेल्यूरियम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? टेल्यूरियम जिसका एटॉमिक नंबर 52 है, तो किससे सराउंडेड है आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बेस से तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सर अगर दोनों ही सेम पड़ जाए मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो, या फिर वीक एसिड और वीक बेस हो जाए तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब pH वैल्यू कितनी होगी? तो pH क्या होता है? pH हमारी एक स्केल होती है, ठीक है। pH एक स्केल होती है जिसको कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। जर्मन लैंग्वेज में P का मतलब क्या होता है, जरा बताना। जर्मन लैंग्वेज में P का मतलब क्या होता है? तो ये एक स्केल होती है, ऐसे कहाँ से कहाँ रन करती है? तो ये रन करती है 0 से लेकर 14 तक। न्यूट्रल वैल्यू इसमें होती है 7, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो पेट का हमारा जूस होता है उसका 1.6 होता है, लेमन जूस का तो 2 होता है लेमन जूस, ठीक है। यहाँ पे हमारा सलाइवा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। मिल्क भी हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन मिल्क में क्या करते हैं दूधिया लोग, मिल्कमैन लोग बेस मिला देते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह जैसे मिला देते हैं, तो उससे वो उसकी pH वैल्यू बढ़ा क्यों देते हैं? क्यों बढ़ा देते हैं उसकी pH वैल्यू, बताओ। 10 किसका होता है? मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM। 14 किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है, हाईली बेसिक होता है। इसलिए मिलाते हैं सो दैट कि शाम तक जब वो धीरे धीरे pH वैल्यू उसका डिक्रीज होता रहेगा। अगर नहीं मिलाएंगे तो जो स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क वो हाईली एसिडिक हो जाएगा और फिर आप दूध लेंगे नहीं, ठीक है। ब्लड कहाँ रखेंगे? स्लाइटली एल्कलाइन नेचर में रखेंगे ब्लड को, 7.4 समथिंग। सलाइवा हो गया रफली 6.6 के समथिंग आएगा, और आपका ब्लड 7.4 होता है, ठीक है। यूरिन 4.8 होता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी 1-2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो 52 के आसपास कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं टेल्यूरियम के आसपास? तो 51 है एंटीमनी, 53 है आयोडीन, ठीक है। 51 और 53 तो होंगे ही। तो ये तो आपका गया, ये आपका गया, ये आपका गया, ये आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये होता है हमारे, ठीक है, कौन? जो हमारे बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ से मेटल खत्म होता है, नॉन मेटल शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन द, अच्छा गिवन रिएक्शन तो दी नहीं है। विच मेटल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मीट? मांस पकाते वक्त कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन हैं आपके फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, गटरमैन या फिर मेलार्ड रिएक्शन। हिंदी में चलो भाई, तो मेलार्ड लोग बोल रहे हैं, मेलार्ड बिल्कुल सही है। एक और इसी तरह से रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं कैरामल रिएक्शन, ठीक है। कैरामल रिएक्शन बोलते हैं उसको, जहाँ पर हम
शुगर को हाई टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर देते हैं ना शुगर को तो ब्राउन कन्वर्ट हो, ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है, तो उसी को कैरमल रिएक्शन बोलते हैं। 73, इन कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट जिप्सम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इज, तो नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं वो आपको बताना है। 5, 10, 2, 10, तो आसान है। कैसे? कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, CuSO4.5H2 होता है। का बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नीला थोथा, थोबड़ा नहीं, थोथा, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। और ऐसे ही होता है आयरन सल्फेट FeSO4.7H2, इसको का बोलत हैं? ZnSO4 जिंक सल्फेट .7H2। दूध, हमारे एक टीचर थे ना केमिस्ट्री के, वो 7 नहीं बोलते थे, 7 बोलते थे, 7, तो हम बोलते थे दूध दही का सेवन, ठीक है। तो FeSO4.7H2 ये होता है ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा। ये होता है वाइट विट्रियोल, सफ़ेद वाला थोथा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो क्या होगा? कॉपर के पास 5 होते हैं, तो सॉरी सी नहीं, बी और डी कट जाएगा आपका, तो ये कटेगा, ये कटेगा। सोडियम कार्बोनेट आपको बताया था, ये आपका धोने वाला सोडा होता है, Na2CO3.10H2 जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, तो आंसर ये हो जाएगा। जिप्सम तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताना जरा, एप्सम सॉल्ट का। और बोरैक्स क्या होता है? बोरैक्स, तो एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम, ठीक है, MgSO4.7H2। बोरैक्स होता है सोडियम और जो हमारे ये कंपाउंड होते हैं Na2B4O7। फिटकरी क्या होती है जिसको हम एलम बोलते हैं, वो बताइए ज़रा जल्दी से। और ध्यान रखना, नीला थोथा जो होता है ना, ब्लू विट्रियोल, इससे आप मुंह के छालों को ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मुंह के छाले जो होते हैं। हाँ चलो, ये क्या बफरिंग हो रही है? बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकेंड। मोहर सॉल्ट भी बताते हैं, चलो बोला ही आपने, तो बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बताना जरा। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी लोगों को तो नहीं हो रही, फिर भाई अपना ही चेक करो आप, जिन लोगों को, एक को लोगों को हुआ, ठीक है। तो NH4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस और .6H2, ये हो जाएगा हमारा मोहर जी का सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट भी बोल देते हैं बिकॉज यहाँ पे NH4 भी है, FeSO4 भी है, इसलिए। अगला क्वेश्चन करिए। एलम का अच्छा नहीं लिखा गया तुम लोगों ने? एलम जैसे हो जाता है हमारा, जैसे हमने पोटेशियम की फिटकरी ले, KAlSO4 का होल ट्वाइस .12 वाले H2O रख लो इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लालू ये जी है हमारे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं। देखिए, जब कोई भी एलिमेंट होता है, मान लेते हैं X है, मिस्टर X, ये Z है, ये A है, इनका एटॉमिक नंबर और मास, तो यू ऑल नो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालना होता है तो एटॉमिक मास में, एटॉमिक यानी परमाणु भार में, परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो 7 लू जो है ये किस सीरीज़ का, किस ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट है, जरा ये बताइए। तो 71 एलिमेंट, 71 प्रोटॉन, सॉरी 71 इलेक्ट्रॉन, 71 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो ये 71 और ये 71, तो नहीं 71 71 होना चाहिए, 71 71 होना चाहिए, 71 71 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 175 में 71 घटाएंगे, अपने आप 104 आ जाएगा, ठीक है। तो लालू जी ध्यान रखना, लालू क्या है? लैंथेनाइड सीरीज़ के आखिरी एलिमेंट हैं लालू, ठीक है। और एक्टीनियम सीरीज़ के कौन है? एक्टीनियम लॉरेंस बिश्नोई है, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेशियम है आखिरी एलिमेंट। इन दी फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन आइडेंटिफाई, अच्छा ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन दिखाता है? विकर्ण रिलेशनशिप जो होता है ये कौन कौन दिखाता है? यानी अपने वाले से नहीं, साइड वाले से ज़्यादा, साइड वाले पे ज़्यादा ध्यान रहता है, ये कौन होता है? तो जल्दी से आप बताओ, जल्दी से। और ये रिएक्शन बताओ, ये क्या पूछ रहा है इन दोनों? अच्छा, PQRS को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे PQRS को आइडेंटिफाई करना है, आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग ही करनी है, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। इस तरह से भाई वो आप मुझे बता देना, ठीक है, कि कैसे क्या करवाना है। आगे अगली क्लास से हमारा अभी फिज़िक्स बाकी है और बायो बाकी है,
तो उसमें कैसे क्या कराना बता देना, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने चलते हैं, चलो। तो Fe2O3 है, 2 Fe है, तो भैया 2 तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल 2 तो लगाना पड़ेगा। अब 2 लगा दी तो 2 सल्फर है, 2 सल्फर है। यहाँ पे कितने सल्फर हैं? यहाँ पे तो सर 2 सल्फर ही हैं, यहाँ पे 1 सल्फर ही है, 1 सल्फर ही है। अभी एक ही मान के चलते हैं आर और एस को, ठीक है। तो यानी अभी आर और एस को हम एक ही मान लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पे कितने हैं सर? 3, 2 5, 3 8, यानी कि 2 1 1 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिथाइल इथाइल कीटोन इज ऑल्सो नोन एज, मिथाइल इथाइल कीटोन और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो मिथाइल इथाइल कीटोन क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये होता है इथाइल, और ये होता है कीटो ग्रुप, सिंपल। यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 2 में क्या लगा है? ओन लगा है, और ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन हैं इस लंबी जो हमारी सीरीज़ है उसमें। अच्छा, कार्बन 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 की जो लंबी सीरीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, होमोलॉगस बताना भूल गए, सॉरी, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल में अगर बात करेंगे तो डायगोनल होते हैं जब इस तरह की रिलेशनशिप दिखती है, जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है लिथियम और मैग्नीशियम में, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में होता क्या है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे साइज़ बढ़ता है, ठीक है, वो चीज़ लेफ्ट से राइट में घटती है। जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, तो वो चीज़ लेफ्ट से राइट में घटेगी। जो ऊपर से नीचे बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट में घटती है। ये विधि का विधान है, रीति का रिवाज है यही, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे गया, कोई चीज़ बढ़ी, ठीक है, अब मैं लेफ्ट से राइट चला गया, वो घट जाएगी। यानी इसका और इसका सेम साइज और सेम कुछ प्रॉपर्टी होंगी। यही लिथियम और मैग्नीशियम में देखने को मिलता है और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में देखने को मिलता है। अब इस सवाल की अगर बात करेंगे, जो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट वर नॉट डिस्कवर्ड एट द मेंडलीव की पीरियड टेबल में कौन डिस्कवर नहीं हुए थे? तो ये जो हमारी नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज, ये कभी डिस्कवर नहीं हो पाई थी। ऑप्शन यानी हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये डिस्कवर नहीं हुई थी। सौरभ जादव, क्या दिक्कत हो गई भाई? मतलब बुक का यार ये है कि आप लोगों को वो नोटिफिकेशन नोटिस वगैरह, मतलब मेल वगैरह नहीं आया कुछ, लेकिन किताब आएगी, सीधा मेल नहीं आएगा आपको, नहीं आएगा। आप में से किसी एक का भी, किसी 1 रुपये भी, आप इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहिएगा, किसी एक का भी 1 रुपये भी वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट से मेरा मतलब है कि आपने ऐसा नहीं कि ऑर्डर किया और नहीं आया बुक, नॉट इवन अ सिंगल रुपी, ये मैं गारंटी लेता हूँ हो, ठीक है। बस अब रुक जाओ जब तक आपका डिलीवरी नहीं होता है, एटलीस्ट 4-5 दिन का समय तो ले लो, क्योंकि जैसे दिल्ली के नियर है, क्योंकि दिल्ली से डिलीवरी हो जाएगी, तो अगर दिल्ली के पास वाले हैं तो वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगी, 3-4 दिन के अंदर। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो 5 दिन हो सकता है, टाइम लग जाए, लेकिन आप रुक जाओ, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम? तो हाईएस्ट एनर्जी कौन रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए देखिए n+l फॉर्मूला होता है। n+l फॉर्मूला ये बोलता है कि आप n+l निकाल लो, जिसका ज़्यादा निकलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा, यहाँ 4 निकल के आएगा, या 5 निकल के आएगा, यहाँ 4, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अब ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2s, जैसे हमारे वो ब्लॉक होते हैं, ये हमारी सब ऑर्बिटल होते हैं S, P, D, F, तो इनके लिए जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है n, वो होता है 0 1 2 3, ये फिक्स होता है, ठीक है। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये अब जो हमारा एजोमिथल क्वांटम नंबर ये फिक्स होता है 0 1 2 3। सर n क्या होगा? n जो आगे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो n होगा। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये n हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 1p तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं लिख दूँ 4f तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। l की क्या होगी? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। m क्या होता है? m आपका -l से लेकर +l तक जाता है। यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2s है तो n का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, l वैल्यू तो 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 0 इसमें m भी हो जाएगा, लेकिन इसमें लेते हैं p में, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, l का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, इसमें 1 ही होगा, बिकॉज p का 1 होता है। तो -1 से लेके +1 तक जाएगा, यानी कि -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है या तो वो +1/2 या फिर -1/2 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका IUPAC नाम बताना है, CPU में सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसका IUPAC नाम बताना है आपको। हे भगवान सर, क्या हो गया भाई?
मेरे पहाड़ हाफ वालों को क्या हो गया, पहाड़ वाला क्या लिख रहा है ये। चलो तो यहाँ पे आगे आता है। तो IUPAC तो कैसे लिखेंगे, 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यानी कि ये इसको 1 मार्क किया हुआ है इन्होंने, तभी तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, बिकॉज ये मिथाइल ही तो है। 1 2 3 4 साइक्लोहेक्सेन तो है, 1 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है, ये क्या है, CH2 CH2 CH3, यानी 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन है, यानी 1 मिथाइल 3 प्रोपेन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर सी। 80th, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ केमिकल चेंज। अब देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, फिजिकल और केमिकल हम चेंज पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज कैसे नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। फिजिकल जो होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा यहाँ पर सेट ऑफ केमिकल चेंज, मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बन गया, ठीक है, ये होगा आपका केमिकल चेंज। चीज़ फ्रॉम मिल्क, ये तो आपका फिजिकल चेंज होगा, बिकॉज बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, छाछ निकाल रहे हैं आप। तो पहली बात तो ये सी और डी और ये ए एंड डी वाला आप हटा देंगे, बी तो होगा ही। ए और सी में कौन होगा, मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, दूध मिक्स कर रहे हैं, तो ये तो फिजिकल चेंज होगा। मेकिंग चीज़ फ्रॉम मिल्क, चीज़ बना रहे हैं, अच्छा दूध से, ठीक 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 ठीक। तो चीज़ से फिर से दूध तो नहीं बना देंगे, बिल्कुल सही बात है। चीज़ से फिर से, अच्छा चीज़ बना रहे हैं, मुझे लगा क्रीम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्रीम नहीं, यहाँ पे चीज़ निकाल रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं दूध से, तो वो फिर से दूध तो बन नहीं जाएगा। तो बी एंड सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। विच इज द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ मिक्सचर, कौन सा है इसमें, मिक्सचर कौन सा है। तो वाटर तो भैया प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर नहीं होता है। सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ NaCl के क्रिस्टल्स, NaCl के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर प्योर सब्सटेंस होता है, तो वुड, एयर और सैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। एयर के डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं बताओ जरा, बाकी तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मैंने सबसे आखिर में क्वेश्चन रखा है एक। सर कभी तो मेरे मैसेज का रिप्लाई तो सागर सरकार, क्या क्या वो है, क्या डाउट है सागर जी। चलो तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें क्या है, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, तो विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन एनिक कंपाउंड। एनिक कंपाउंड मतलब एक को देना है, एक को लेना है, तो भैया ये एक ले लेगा, ये एक दे देगा, वाई जेड बन जाएगा। तो वाई जेड ऑप्शन नंबर बी, खत्म, खत्म है, ठीक है, वाई जेड, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी एक है, इसकी वैलेंसी एक है, वाई जेड वैलेंसी एक है, नीचे लिखोगे क्रॉस करोगे Y1 Z1, और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो वाई जेड हो जाएगा। इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय है, जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो भैया एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तब। सोडियम कार्बोनेट में भैया H2CO3 रिएक्ट किया होगा, ये क्या है, वीक एसिड है, तो कभी बन ही नहीं सकता इससे एसिडिक सॉल्ट। तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कब बना होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस से कभी आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हुआ तो वो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। और मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले लोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे, तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम, हाँ, तो NH4OH जो है वीक बेस होता है, ये बात सही है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये हो जाएगा आपका बढ़िया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 84 एटॉमिक नंबर रदरफोर्डियम का कितना होता है। तो कुछ हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आपको डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, जैसे कि रदरफोर्डियम का जो साइंटिस्ट के नाम पे है, मेंडेलिवियम का, सीबॉर्जियम का, तो ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो रदरफोर्डियम का 104 होता है, मेंडेलिवियम का 101 होता है, सीबॉर्जियम का 106 होता है, ये सब रट्टा मार के बैठो। क्लोरीन गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोरीन कहाँ यूज़ करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं बाकी जो ऑप्शंस हैं। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ सोप, साबुन का फार्मूला, जैसे मान लो कभी साबुन ना हुआ घर में और बनाना पड़ गया तो कैसे बनाओगे। तो सोप जो होता है इट इज़ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर हम ले लेंगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, तो बस बन गया डिटर्जेंट। मान लो कभी डिटर्जेंट ना हुआ, कपड़े वपड़े धोने पड़ गए, तो सल्फोनिक एसिड ले लो, तो क्या आंसर हो जाएगा, RCOON, ऑप्शन नंबर सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें वो कंपाउंड जो बनता है कि इसमें हाइड्रोफोबिक और है ना, जो वाटर से दूर भागता है और एक जो वाटर की तरफ जाता है, तो वो जो हमारा पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है उसको मिशेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिसेल बोलते हैं उसको, मिसेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, तो कौन इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है एलिमेंट की, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना आइसोटोप के बारे में पढ़ाया था, तो आइसोटोप जो होते हैं, आइसोटोप्स की सेम केमिकल से फिर सिमिलर केमिकल, नॉट सेम, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि आइसोटोप कौन होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर पे ही केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। सेम एटॉमिक नंबर है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। आइसोबार क्या होता है? जिनको समभारिक बोलते हैं, ये आइसोटोप के उल्टे होते हैं। इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक, सॉरी, सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं जिनका सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास से, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। विच पार्टिकल इज नीडेड टू कंटिन्यू द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फ्यूजन, तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं हम। देखिए, तो जैसे ये है हमारा यूरेनियम 92U235। अभी मैंने को पीछे बताया था यूरेनियम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम न्यूट्रॉन को जब स्ट्राइक करवाएंगे इसमें, तो क्या होगा? ये यानी कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, परमाणु विखंडन। फ्यूजन में क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। वो कैसे टूटता है? न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं। तो बेरियम और क्रिप्टन बनेगा। क्रिप्टन क्या होती है हमारी? वो होती है एक इनर्ट गैस, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन इस तरह से निकलेंगे हमारे। ये न्यूट्रॉन क्या फर्दर चेन रिएक्शन बढ़ाएंगे, चेन रिएक्शन करवाएंगे। तो जरा बताओ कि इस जो पूरी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंडिया में कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था आपका जो तारापुर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पहले बता दो मॉडरेटर का इस्तेमाल किसको यूज़ करते हैं? कंट्रोल रॉड्स, इसको कंट्रोल करने के लिए, चेन रिएक्शन को लिए कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर के तौर पे किसको यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर। तो मॉडरेटर जैसे का यूज़ करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रॉन है वो थोड़े से स्लो डाउन हो सकें। तो इसके लिए हम ग्रेफाइट का यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए हम हैवी वाटर का यूज़ कर लेते हैं, D2O का यूज़ कर लेते हैं। हार्ड वाटर में आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ वो क्या है, ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं। कंट्रोल रॉड्स में हम कंट्रोल रॉड्स में जैसे हम कैडमियम की रॉड्स का यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स को क्यों यूज़ किया जाता है? कंट्रोल रॉड्स को यूज़ किया जाता है सो दैट कि अगर मतलब कभी एकदम आउट ऑफ बैलेंस निकल जाए, एकदम कंट्रोल के बियॉन्ड निकल जाए, तो जल्दी से कंट्रोल रॉड्स डाल के उसको बंद कर दिया जाता है रिएक्शन को। तो इसमें हम कैडमियम, बोरॉन, इन सब का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल रॉड्स में। और कूलेंट के तौर पे भी, कूलेंट क्या होता है? कूलेंट का यूज़ करके हम जो भी एनर्जी बनी है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे भी हम हैवी वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ कूलेंट भी। 89th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है? नहीं है निम्नलिखित में से। एसिटाइन है, फ्रांशियम होगा, टाइटेनियम नहीं होगा। टाइटेनियम अगर होता रेडियो एक्टिव है तो एप्पल वाले टाइटेनियम का वो बना के देते हैं। एप्पल का होता है ना आईफोन, टाइटेनियम वाला एक है ना कि नहीं, एक डेजर्ट टाइटेनियम आता है, एक कुछ वाइट टाइटेनियम ऐसे करके आते हैं। तो ऐसे याद कर लो, ऑप्शन नंबर सी। थोरियम किस में मिलती है? मोनाजाइट सैंड में। थोरियम से भी न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी जनरेट करना पॉसिबल है, लेकिन बड़ा कॉस्टली है। इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है इंडिया में केरल तमिलनाडु की जो सैंड है, मोनाजाइट सैंड। लेकिन यूरेनियम इंडिया में काफ़ी कम है। आयरन इज ऑब्टेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो आयरन किस में आपको मिलेगा? लाइमस्टोन में मिलेगा, पिच ग्लैंड में मिलेगा, हेमेटाइट में मिलेगा, फिर मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड में तो यार मैं बता चुका हूँ कि आपको थोरियम मिलेगा, ठीक है। और ये पिच ग्लैंड नहीं होगा, ये पिच ब्लेंड होगा ये, ठीक है, पिच ब्लेंड होगा ये। हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट होता है आपका Fe2O3। इसी तरह एक और होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। और क्या होता है? और होता है वो जिसमें कि मेटल प्लस इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटी इन ओर, उसको गैंग बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हमें ऑक्साइड ओर है तो उसको, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सा मेथड लगाते हैं इसको प्योरीफाई करने के लिए? और अगर
सल्फाइड टाइप और है, मतलब ठीक है, सल्फर का उसमें क्वांटिटी है, तो क्या हम यूज़ करते हैं? तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। और पिच ब्लेंड जो होता है वो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, यूरेनियम ऑक्साइड होता है, UO2 होता है। और लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसमें कि आपका मार्बल भी वही होता है, और वही वो होता है आपका मार्बल और चौक। ऑक्साइड ओर है तो आप यूज़ करते हैं कैल्सिनेशन का, ठीक है। और सल्फाइड की ओर होता है तो आप करते हैं रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग। एंड देन इसके बाद आप जो भी ऑक्साइड बनता है, ये कार्बोनेट, ठीक है, ये अगर कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर है तो यहाँ पे हम कैल्सिनेशन करवाएंगे, और सल्फाइड है तो रोस्टिंग। अरे चलो यार, ठीक है, कार्बोनेट। फिर इसका ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड का हम करवाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन हम कार्बन वगैरह से करवा लेते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिडक्शन करवा देते हैं उसका। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एसिड रेन वो रेन होती है जिसका पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाए, बताना जरा। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड मिल जाते हैं ना, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SOX और SOX और NOx, तो एसिड रेन। तो 5.6 से वैल्यू अगर कम हो जाए तो एसिड रेन। 5.5 से अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाए तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना हो जाता है, ज़रा बताना तो। ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है? तो ये 7 से 7.8, 7 से 7.8 होता है, 92। What is the systematic name of a colorless gas with a faint ethereal odor called acetylene, widely used for welding? तो क्या होता है आपका? अच्छा, सिस्टमेटिक नेम पूछा है, तो वही इथाइन ही होता है, इथाइन एसिटिलीन, जिसको हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा बताओ, इथाइलिन का यूज़ कहाँ करते हैं? ब्यूटेन का यूज़ कहाँ करते हैं, ये बता दो। और एक चीज़ को ध्यान रखना, कमेंट बताना कि जो अनसैचुरेटेड हमारे बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, एल्कीन और अल्काइन। इनको टेस्ट करने के लिए क्या टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना जरा सा। और फ्लेम में किस में बर्न होते हैं बता चुका हूँ, सैचुरेटेड यानी संतृप्त वाले क्लियर ब्लू फ्लेम में, और अनसैचुरेटेड वाले यानी असंतृप्त वाले येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं। तो अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये गैसियस हार्मोन भी होता है, इसको फ्रूट राइपनिंग में मतलब फ्रूट राइपनिंग में यूज़ करते हैं। एंड ब्यूटेन को जो हमारे घर में LPG सिलेंडर्स यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें यूज़ होता है। और इसमें हम यूज़ करते हैं बेयर्स टेस्ट। अच्छा, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं हम? तो बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं एल्कलाइन केमेनोफोर को, ठीक है, एल्कलाइन केमेनोफोर, दैट इज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और क्या आपको पता है, इट इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ये, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ये। और ये भी इसके अलावा K2Cr2O7, ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो जैसे कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल से एसिड बनाना है तो इनका हम यूज़ कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं जो मैग्नीशियम कंपाउंड होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होते हैं, जनरल फार्मूला ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट मैंने बता दिया था, बेस टेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट चेन एल्केन कंटेनिंग 12 कार्बन एटम दैट आर यूज एज अ मेजर कॉम्पोनेंट इन केरोसिन एंड सम जेट फ्यूल रिसर्च। तो 12 कार्बन एटम है, तो कार्बन 12, तो अनडेकेन में अगर बात करेंगे तो 11 होते हैं कार्बन, यो कोसेन में होते हैं आपके 20, ठीक है, हेप्टाडेकेन में हो जाएंगे 17, और डू डेकेन में हो जाएंगे 12। दो डेकेन ऐसे याद कर लो, डेकेन में 10 होते हैं और 2 और जोड़ दो तो 12 हो गए, 2 डेकेन, ठीक है। 94, हीटिंग एथेनॉल विद एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूसेस। एथेनॉल की हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल की हीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहीं पे एल्कलाइन केमेनोफोर और K2Cr2O7 भी ले लें तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। पानी निकालोगे OH और एक और H यहाँ से निकाल दो, CH3 का एक H ले लो और OH, HOH निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड ही क्यों लगाया, क्योंकि 4 वैलेंसी को फिट करना है।
घुमा फिरा के आपका क्या बन जाएगा, C2H4 यानी CnH2n, यानी कि ये इथीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, होता है कि नहीं होता है। 95th, ट्राईक्लोरोमीथेन इज बेटर नोन एज, ट्राईक्लोरोमीथेन को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये होती है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। विच एलिमेंट हैज़ आर्बिट्रेरली असाइंड was arbitrarily assigned a value of 4.0 in the halogens section in 1922 by Linus Pauling, an American scientist। फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाइन या फिर ब्रोमीन। तो ये था आपका फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि मेटालिक करेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने में, डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी फिर डाउन द ग्रुप, है कि नहीं, डाउन द ग्रुप, ये चीज़ क्लियर। तो सबसे डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट से राइट में क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है। तो जब आप हेलोजन के पास आते हो ना, तो फ्लोरीन सबसे पहले आपको मिलता है, यही मिलता है ना, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होती है, यहाँ पहुँचे इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगी, और ऊपर से नीचे में डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की, वो भी सेम तरह से बिहेव करती है, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, लेकिन फ्लोरीन की नहीं, क्लोरीन की हाईएस्ट होती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। साइज का यहाँ पे इशू आ जाता है, तो क्लोरीन की हाईएस्ट होगी, ध्यान रखना यहाँ पे। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की तरह बिहेव करती है, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे में जो घटता है वो लेफ्ट से राइट में बढ़ता है, ठीक है। 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज, टॉलिन तो होगा नहीं सर, ये टॉलिन मैं बता चुका हूँ आपसे, मैंने पूछा था, ये होता है टॉलवीन, तो ठीक है, क्या होगा, एमजाइलिन होगा, ये एमजाइलिन होगा। आपका कैसा दिखेगा ये एमजाइलिन, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 लगे होगा और तीसरे वाले पोजीशन पे CH3 लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पैराजाइलिन, अगर आपसे पूछ ले, ये तो एमजाइलिन है, जैसे ये जो होता है ना, अगर मैं इसको 4th पोजीशन पे लगा दूँ एकदम रिवर्स, तो इसको पैराजाइलिन बोलेंगे, ठीक। 98 ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर, ऑल दीज कंपाउंड आर, ये सब कैसे होते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये सब होते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। मतलब सब्लिमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बेसिस पे जरा बताइए 99th, हाउ डू वी सेपरेट एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर, कैसे हम एसीटोन और वाटर को अलग करेंगे। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापतन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि आंशिक आसवन, या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो सब्लिमेशन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई एक सब्लिमेबल कंपाउंड होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर होता है ना, तो वहाँ सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब्लिमेबल जो कंपाउंड है वो सॉलिड से गैस में उड़ जाएगा और बाकी दूसरा वाला मिल जाएगा, तो ये वहाँ यूज़ होगा। अब सर, अब डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ करते हैं, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों सेम साउंड हो रहे हैं बिल्कुल। जब दो सल्यूबल क्या मिसिबल टाइप के लिक्विड होते हैं, मिसिबल का मतलब होता है आपस में घुल जाएं, दो मिसिबल लिक्विड होते हैं तब, मिसिबल लिक्विड मतलब, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ऑयल एंड वाटर का, पानी और तेल का, तो ऑयल और वाटर दोनों इममिसिबल हैं। इममिसिबल मतलब आपस में घुलते नहीं हैं, तो जब घुलते नहीं हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कुछ थर्मस टाइप है, यहाँ ऑयल और वाटर दोनों पड़े हुए हैं, तो जिसकी कम डेंसिटी कम घनत्व तो ऊपर फ्लोट करेगा, जिसका ज़्यादा वो नीचे। जैसे यहाँ पे वाटर है, ऑयल की ज़्यादा डेंसिटी तो ऑयल ऊपर रहेगा, तो इसको जो मान लो कि टोंटी टाइप है, तो खोल दोगे इसको तो पानी निकल जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा, ठीक है, टोटी बंद कर देना। तो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। बड़ा आसान होता है, सेपरेटिंग फनल लो और दो इममिसिबल वालों को अलग कर लो सेपरेटिंग फनल से। लेकिन अगर दोनों मिल जाए आपस में तो कैसे अलग करें, तो भैया हीट कर दो, गर्म कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वाष्पित हो जाएगा, लिक्विड से गैस में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो डिस्टिलेशन से फ़ायदा मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन क्या हो अगर हम हीट करें और दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं है, इतना अंतर नहीं है, दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, तो काम ही नहीं करेगा।
तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे दो ऐसे मिसेबल लिक्विड हों। देखो, दो मिसेबल, इमिसेबल के लिए तो सेपरेटिंग फनल, मिसेबल के लिए ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मिसेबल में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा हो तभी डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 केल्विन से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। एसीटोन और वाटर में ज़्यादा 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो डिस्टिलेशन से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे एयर के कंपोनेंट को हमें अलग करना है, एयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट, तो वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कहाँ करते हैं? तो जैसे इंक है हमारी, अगर हमें डाई को अलग करना है फ्रॉम इंक, डाई फ्रॉम इंक, डाई को अलग करना, इंक होती क्या है? पानी में डाई, पानी में जो डाई पड़ी हुई इसको इंक बोलते हैं। तो इवेपोरेशन का यूज़ करवा देते हैं यहाँ पे, वाष्पीकरण। तो पानी जो है वाटर वो इवेपोरेट हो जाएगा, डाई बचेगी। जो डाई होती है ना वो डिफरेंट कलर्स की बनी होती है। डाई जो होती है वो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर इसको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। डाई के डिफरेंट कलर, क्रोमा से कलर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी का और जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें ड्रग्स को अलग करना है फ्रॉम ब्लड, सेपरेटिंग ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, हमें डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करना है। पिगमेंट का मतलब कलर होता है, तो पिगमेंट्स वगैरह को अलग करना है तो क्रोमा, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। समझ में आई बात आपको? ये थोड़े ऊंचे लेवल की थी। चलो भाई, तो 99 यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अब कैसा फील कर रहे हैं आप, ये बताइए आप। ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है बार बार अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे ऑर्डर कैंसिल इसलिए हो रहा है सर क्योंकि अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है बुक। भैया तुम लोगों ने एक दिन के अंदर ही, एक दिन क्या, 5 मिनट के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी किताब। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सा सबूरी रखें, सबको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। सैटरडे के इस बार मैं ज़्यादा वो करवा भी रहा हूँ, इसी वजह से नंबर में ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं होगा तो प्री ऑर्डर भी मैं करवा दूंगा, सो दैट जिनको थोड़ा जल्दी लेनी है तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं, सो दैट कि जैसे ही स्टॉक में आएगी उन्हीं को सबसे पहले मिलेगी जिन्होंने प्री ऑर्डर कर रखा है। ठीक है, एकदम ऑसम, मस्त फील कर रहे हैं भैया। देखो, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना बीच में, अरे यार बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भाई साहब आए थे कि सर जोक मारो, मज़ा नहीं आ रहा है, तो गए होंगे अभी हनी सिंह के जोकों को देख, मतलब कपिल शर्मा के जोकों को देखने। तो अब उनको मज़ा नहीं आएगा, उनको रिग्रेट होगा। मज़ा अब उनको आ रहा होगा, फील अच्छा उनको आ रहा होगा जो लास्ट तक 3 घंटे पूरे बने रहे। 3 घंटे की थी हमारी क्लास पूरी, तो 3 घंटे जो बने रहे उनको मज़ा आ रहा होगा। और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये जो बैच आपको है ये 99 का, ये यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपको पी वाई की सीरीज़ के सारे नोट और सारी चीज़ें। अगला किसका होना चाहिए वन शॉट, वो आप कमेंट में बता देना जब रिकॉर्डेड में जाए। एंड येस यू वो, मतलब बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहे तो ऑब्वियस से बात है आपको अच्छा फीलिंग आएगा, बिकॉज आपने हार्डवर्क किया है। यही आप बीच में छोड़ देते तो आपको फीलिंग ना आता। तो आप खुद पे प्राउड फील करिए, लेकिन रिवीजन ज़रूर करिएगा, बिकॉज रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, और दिमाग से उड़ जाएंगी तो फिर क्या होगा, छींक आएगी। ठीक है, तो हल्का सा जुकाम हो रखा है, आप लोग भी बच के रहिए, मौसम चेंज हो रहा है ना आजकल। वन शॉट फॉर फिजिक्स बता देना जब रिकॉर्डेड में जाएगा, बिकॉज अभी तो मैं क्या ही देखूंगा। ठीक है, तो लेक्चर होता है ख़त्म। अब मिलते हैं हम लोग जब अगला वन शॉट लेक्चर होगा हमारा, एंड बुक्स आपकी जल्दी आ जाएंगी। योगेंद्र गोंटिया, सर आपकी एज क्या है? मेरी दीदी पूछ रही हैं शादी। अच्छा, बेटा हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट नहीं होती है। चलो, तो बायोलॉजी सर ग्रेफाइट है, चलो क्या चीज़, लुब्रिकेंट में जैसे कि हम यूज़ कर लेते हैं व्हीकल्स वगैरह में। आप भी ध्यान रखो यार, हाँ ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपको राजस्थान के लड़के बाबा बोलते हैं? अच्छा। सर 88 में टिक लगा दीजिए। टिक नहीं लगाया क्या 88 में? अच्छा, न्यूट्रॉन होगा। सर प्लीज़ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। किस लिए? दहेज ज़्यादा चाहिए सर को। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। ठीक है, हाँ बाकी फॉर्च्यूनर वगैरह मिले तो ले लेनी चाहिए। ऑस्मोसिस वगैरह राजेश जी बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जब मूवमेंट होता है फ्लूइड्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं।
कार्बन का जो कार्बन 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 लॉन्ग वो बनते हैं उनको हम कैटिनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू और मिलते हैं अगले वन शॉट लेक्चर में।